हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर प्रिंट प्रैक्टिस सीरीज। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप जानते हैं, हमारे जीएस ह्यूमर के द्वारा आपके लिए जो यूपीपीसीएस 2024 और आरओ एआरओ दोनों को टारगेट करके आपके लिए जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस की सीरीज चलाई जा रही है, उसका ये हमारा चौथा टेस्ट होने वाला है। हर एक प्रैक्टिस सीरीज में हम 50 क्वेश्चन हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। और 50 क्वेश्चंस के हम में से हम देखते हैं कि उसके जो अदर ऑप्शंस होते हैं उनमें से हम थोड़ा सा एनालिटिकली या फिर अपना रिवीजन हम इसको प्रायोरिटी देते हैं कि हम जो हमारे जो क्वेश्चन लगाने के साथ साथ हमारा जो रिवीजन है उस रिवीजन को भी हम अच्छे तरीके से करते रहें। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए क्योंकि देखिए, अभी जो काफी टाइम है एग्जाम में, अगर अभी हम प्रैक्टिस को और रिवीजन को दोनों को साथ कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो हम बेहतर तरीके से एक भीड़ से काफी आगे बेहतरी में रह सकते हैं। बिकॉज अभी के टाइम पे क्या है, सभी लोग ज्यादातर लोग आराम की मस्ती के मूड में हैं। और अगर इस टाइम पर हम हमारी प्रैक्टिस और रिवीजन को कंटिन्यू करके रख सकते हैं तो आप सोच के देखिए कि जब जुलाई में एग्जाम हो रहा होगा तो तब तक हम कितने क्वेश्चंस को लगा चुके होंगे ऑलरेडी। इसका फायदा ये भी है कि जो और हम जो कोई टॉपिक आ रहता है उस टॉपिक से रिलेटेड हम कभी कभी रिवीजन अच्छे तरीके से भी कर लेते हैं, बहुत डीप में जाके भी। इससे आपके सारे जो टॉपिक्स हैं वो रिवीजन होते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही हैं। उससे पहले ये जो बहुत सारी और भी इनिशिएटिव हैं जो जीएस उमर के द्वारा चलाए जा रहे हैं या फिर आगे आपके लिए जो लॉन्च होने वाले हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इन सारी चीजों से जुड़े रहने के लिए आप प्लीज जीएस उमर को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मटेरियल है वो आपको अवेलेबल होता रहे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे हम। हमारा पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है आज का, ये ऑब्वियसली हमारे जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो फुल एंड टेस्ट टाइप का होता है। ये 50-50 के सेट्स आपको मिल रहे होते हैं, सो दैट हमारी जो टाइम की बाउंडेशन है वो हमारे सामने ना रहे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से किस स्थान में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं? तो देखो भाई, जब हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं तो गंगा नदी जब स्टार्टिंग में अपने ओरिजिन से जब निकलती है तो गंगा ये तब नहीं रहती। वहां पर हम देखेंगे अलकनंदा और भागीरथी दो आ रहे हैं, आगे निकल के आ रही होती हैं। और जो हम पंच प्रयागों की बात कर रहे होते हैं, जब हम देखेंगे ना, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पंच प्रयाग देखेंगे। पंच प्रयागों का मतलब ये सारे, ये जितने देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र कर्ण प्रयाग, ठीक है, और ये जितने भी सारे प्रयाग हैं, सारे प्रयागों पर ये जो हमारी अलकनंदा और भागीरथी जो धाराएं बह के आ रही होती हैं, ये कहीं कहीं मिलती हैं। कहीं एक प्रयाग में कोई नदी कहीं मिलेगी एक प्रयाग में। तो आपको सारे पांचों प्रयाग हैं, कौन से प्रयाग पर कौन सी नदियां मिल रही हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गंगा है, गंगा एक्चुअल में हमारी गंगा कौन सी जगह पे आके बनती है? क्योंकि पहले तो इंडिपेंडेंटली ये दो धाराओं के रूप में बह के आ रही होती है, अलकनंदा और भागीरथी। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पर जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से जो देव प्रयाग है, देव प्रयाग है, देव प्रयाग में आके देव प्रयाग नाम का जो पॉइंट आता है, इस प्रयाग पे आते अलकनंदा और जो भागीरथी है, ये दोनों आपस में मिलती हैं। हो सकता है आपने ये कई इसके वीडियोस भी देखे होंगे, जो दो धाराएं अलग अलग आके बहती हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं इस पॉइंट पे। तो तब जाके बनती है हमारी पवित्र नदी गंगा नदी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गंगा को आप इस तरह से भी यहाँ पर देव प्रयाग, ये जो प्रयाग पॉइंट है, आपको इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि देव प्रयाग यानी कि जो गंगा हमारी पवित्र बनती है, जो गंगा का गंगत्व जो हमें यहाँ पर मिलता है, वो देव प्रयाग यानी कि देवता वाली जो चीजें, यहाँ पर आप इस तरह से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। देव प्रयाग पर गंगा देवताओं की तरह पवित्र होती है, ऐसे तरीके से आप याद कर लेंगे इसको। तो ऑप्शन ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देवप्रयाग की बात करें तो एग्जैक्टली ये मिलेगा कहाँ? ये हमें उत्तराखंड का जो टेहरी गढ़वाल जिला है, यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा, देवप्रयाग नाम का जो प्रयाग मिलेगा। और अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो देवप्रयाग है, अलकनंदा और जो भागीरथी, ये दोनों नदियां ये आके मिलती हैं, यहीं पर इनका संगम होता है। और इसी के बाद से जो ये जो नदियां हैं, दोनों अलग अलग धाराएं, इनको जो जॉइंटली इनको हम गंगा के रूप में यहाँ पर जान रहे होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। यहाँ पर जो कुछ हमें नदियां दी गई हैं और ये ओरिजिन कहाँ से होती है, हमें इनके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमें कुछ नदियां दी गई हैं और यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ये इनके सामने एक एक दो तीन चार ऐसे करके हम यहाँ दिए दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये इन जोड़े को मिलाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा जो गंगा सबसे पहले दे रखा है यमुना नदी। तो यमुना नदी तो सीधी सी बात है, हर कोई जानता है, यमुना नदी जो यमुनोत्री से आके मिलती है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा हमारा चार, चौथा लास्ट में यहाँ पर ये रहा। तो हमें ए का चार, यहाँ पर एक इससे एलिमिनेट हो रहा है, एक को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर कृष्णा नदी की। पहला हो गया हमारा यमुना नदी, उसके बाद दूसरी आ रही है, बी आ रहा है हमारा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के ओरिजिन की बात करें तो जो महाबलेश्वर है वहां से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। तो महाबलेश्वर मिल जाएगा हमें तीन में, ठीक है। ए का हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीन, तो बी का यहाँ पर दो है, ये खत्म, ये भी खत्म, बी का तीन, यानी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी का दो मिल जाएगा हमें यहाँ पर, यानी कि गोदावरी नदी है, ये नासिक में नासिक से ओरिजिन होती है, ठीक है। और ये जो हमारा लास्ट में महानदी है, ये सिहावा से जो है origin, ये सबके ओरिजिन पॉइंट है। मेजर जो रिवर्स है उनके ओरिजिन की हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रही है और उसका मुहाना कहाँ है। जब हम ज्योग्राफी में अपवाद तंत्र हमारा पढ़ते हुए तो वहां पर हम सारी चीजों को देख रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे हमने अपवाद तंत्रों को देख लिया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो निम्न में से कौन सा एक दर्रा केंद्र राज्य प्रदेश में सही सुमेलित नहीं? देखो, दर्रे से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्रा कौन से में वहां पर सुमेलित, सही सुमेलित है, सही के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक। तो देख लेते हैं, पहला जो हम बात करेंगे
माना दर्रे की बात यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है हमें, माना हिमाचल में बता रहा है ये, ठीक है। तो अगर हम माना दर्रे की बात करें तो भाई ये हिमाचल में नहीं है, बल्कि ये मिलेगा हमें उत्तराखंड में मिल जाएगा हमें माना दर्रा, ना कि हिमाचल में। पहला हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा, दूसरे की बात करें नीति दर्रा, तो नीति दर्रा भी हमें उत्तराखंड में मिल जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आ रहा है हमारा दीफू, तो दीफू दर्रा की हम बात करें तो दीफू दर्रा हमें मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ना कि लद्दाख में। ध्यान रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। और अगर यहाँ पर लास्ट में दे रखा है हमें अघिल दे रखा है, तो जो अघिल हमारा पास होगा, अघिल दर्रा जो हमें मिलने वाला है, ये कहाँ पर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश इसका ऑप्शन दे रखा है, जबकि ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा अघिल दर्रा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे राइट ऑप्शन पूछ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला जो ऑप्शन है, बी राइट ऑप्शन है। देखो कुछ मेजर दर्रे हैं, आपको मैं बता दूं, आपके पास अगर कुछ नोट डाउन करने को हो तो आप नोट डाउन कर लें, ज्यादातर दर्रे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको स्टेट या यूटी वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लद्दाख नोट कर लेते हैं, अब देख लेते हैं लद्दाख में कौन कौन से पासेस हैं। तो लद्दाख में बैठ जाएंगे, आपको खारदुंगला मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद काराकोरम, उसके बाद जोजिला, और उसके बाद चांगला, ये सारे जो दर्रे हैं आपको लद्दाख में मिल जाएंगे। दूसरा, हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रे मिल जाएंगे, तो पीर पंजाल और जो बनिहाल है, पीबी जो है, ये हमें पीर पंजाल और बनिहाल, ये हमें जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे आएंगे, तो सिपकीला, रोहतांग, बाड़ालाचाला, यांगजी, ठीक है, यांगजी मिल जाएगा हमें जो हिमाचल प्रदेश में। भाभा, पारंगला और मणिरंग, ये हमें जो है हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे। उसके बाद हम यूके की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, तो उत्तराखंड मिल जाएगा हमें, मुलिंग मिल जाएगा, माना दर्रा मिल जाएगा, नीति और लिपुलेख, ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उत्तराखंड के। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो अरुणाचल की देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सेला, बोमडिला और दीफू, ये अरुणाचल प्रदेश में मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट साउथ में नीचे की ओर जाएंगे तो वहां पर हमें महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र में दो दर्रे और हैं इंपॉर्टेंट, थालघाट और भोरघाट, ये दो दर्रे जो हमें कहाँ पर मिल जाएंगे, उत्तराखंड सॉरी महाराष्ट्र में मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो मेजर पासेस से हमने मेजर पासेस को देख लिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। खनिजों के बारे में जो सही स्टेटमेंट है हमें उसके बारे में बताना है, तो देख लेते हैं हम कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। काफी करंट अफेयर में था, ऑलमोस्ट एक साल पहले जब हम देखेंगे, काफी पुराना टाइम से ही ये काफी जो चर्चा में रहता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है वहाँ पर लिथियम के बहुत ज्यादा भंडार मिले हैं। लिथियम किस चीज में यूज होता है, तो आपने जो हम लिथियम आयन बैटरी, जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, उसमें हम लिथियम का यूज देखते हैं। इस लिहाज से ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही। दूसरा, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। देखो, भंडार जरूर मिले हैं, लेकिन इन भंडारों को एक्सीवेट करना, इनको खनन करना, इनको निकालना, उनको प्रोडक्ट में तैयार करना, ये अपने आप में एक अलग चुनौती होती है। तो लेकिन अभी तक क्या है, भंडार भले ही मिले हैं हमें यहाँ पर, लेकिन अब हमें भंडार मिले। इससे पहले तक हम बात करें तो हम लिथियम के पे, निकेल के पे और कोबाल्ट, इनके इम्पोर्ट पर ही हम लोग निर्भर थे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, एक और दो, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों एक और दो दोनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि यहाँ पर सही स्टेटमेंट के बारे में हमें बताना है ना। यहाँ पर देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है। रामगंगा नदी, पहला स्टेटमेंट है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम रामगंगा नदी की बात करते हैं तो ये कन्नौज के पास आके ही गंगा में मिल जाती है। रामगंगा क्यों, रामगंगा क्या है, रामगंगा जो गंगा नदी है उसी की सहायक नदी है, तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाएगा हमारा सही। दूसरा, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, तो दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि बेतवा नदी की बात करें तो ये प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना में आके मिलती है, ठीक है। हमीरपुर पर आके ये जो है मिलती है हमारी यमुना नदी में, बेतवा नदी, ठीक है। क्योंकि जो बेतवा नदी है वो यमुना की ही सहायक नदी है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सही की बात करेंगे तो केवल जो पहला पहला स्टेटमेंट है हमारा, जो केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सा गलत है इनमें से। यहाँ पर सहायक नदियां दे रखी हैं और नदी दे रखी है, यानी कि कौन सा एक ऑप्शन है जो हमें इनमें गलत मिलने वाला है। देखो, प्राणहिता की बात करेंगे तो यहाँ पर बात कर रहा है ये महानदी की सहायक नदी है, नहीं, ये हो जाएगा हमारा गलत। पहला ही ऑप्शन हमें गलत मिल जाएगा, क्योंकि जब हम प्राणहिता की बात करेंगे तो ये महानदी की सहायक नदी नहीं, बल्कि ये जो हमें मिल जाएगी गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता नदी, ठीक है। और ये महानदी की नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और यही सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रहा है। और अगर हम देखो गोदावरी की सहायक नदी है, तो गोदावरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं आपको, गोदावरी जो नदी है इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, कई बार आपको कंफ्यूजन ना हो, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई बार आपको लिखा मिलेगा दक्षिण की गंगा,
दक्षिण की गंगा अगर बात करेंगे तो वहां पर हम कावेरी की बात कर रहे होते हैं। सिर्फ दक्षिण गंगा की हम बात कर रहे हैं तो दक्षिण गंगा के नाम से हम गोदावरी को जानते हैं, ठीक है। गोदावरी की अन्य हम सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो गोदावरी की कुछ सहायक नदियां बता देता हूँ मैं आपको। प्राणहिता मिल जाएगी, मंजरा मिल जाएगी, इंद्रावती मिल जाएगी और वेनगंगा मिल जाएगी। ये जो है आपको गोदावरी की सहायक नदियां मिल जाएंगी। दूसरा बात करेंगे तो हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। कावेरी की अन्य सहायक नदियों के बारे में आपको बता दूं, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये सारी कावेरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी, मालप्रभा, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। कृष्णा नदी की कुछ अन्य सहायक नदियों के बारे में आपको बता दूं तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और पांचाल, ये सारी जो है हमें कृष्णा नदी की सहायक नदियां मिलती हैं। और मंजरा गोदावरी की है, ये गोदावरी के बारे में हमने पहले ऊपर बात कर ही ली है, ठीक है। तो चलिए हमारी ये पांचवा क्वेश्चन कंप्लीटली सही हो चुका है। चलिए छठवां क्वेश्चन देखेंगे। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसको क्या, उसके बारे में क्या बोलेंगे, आर्द्र भूमि, वेटलैंड, व्यर्थ भूमि, पानी का हौज और जल विभाजक, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन, एक ऐसी जो भौगोलिक इकाई जो पानी को कलेक्ट करती है एक जगह, उसको स्टोर भी करती है और पानी को वहां से छोड़ती भी है, उसको बोलते हैं हम क्या, वाटर शेड बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में, ठीक है। और वाटर शेड को हम हिंदी में बोलेंगे जल विभाजक। तो हमारा डी ऑप्शन है, ये हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर कुछ कथन के बारे में बता रहा है हमें। यहाँ पर हाँ, सही सुमेलित नहीं है, एक इनमें से जो गलत है उसको ढूंढना है। यहाँ पर हमें कुछ झील दी गई है और यहाँ पर हमें कुछ देश दिए गए हैं। कौन सी झील कहाँ पर पा रही है, उनमें से हमें एक गलत है, उसके बारे में बात करेंगे। लेक टाना की बात करेंगे तो हमें ये इथोपिया में ही मिलेगी हमारा, ये हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा सही। लेक तुर्काना की बात करेंगे तो ये हमें केन्या में मिलती है ना, जो ना कि ईरान में मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि लेक तुर्काना, तुर्काना जो झील है हमें केन्या में मिल रही होगी, ना कि हमें यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है ईरान। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, गलत ही हमसे पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन होगा राइट। वोल्टा झील मिलेगी हमें घाना में, ये भी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है। और लास्ट में हम देखेंगे नासर झील, तो नासर झील इजिप्ट यानी कि मिस्र में, हमारा ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट जो लेक्स होती हैं वो उन्हें हमें देखना होता है कि कौन सी लेक कहाँ पर है। कई बार क्वेश्चन लेक, क्योंकि यूपीपीसीएस और आरओ का फेवरेट और जो ऑप्शन पोर्शन होता है, वो लेक से क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बाई का पठार के संदर्भ में निम्न का सकते हैं। बाई के पठार के बारे में पूछ रहा है। यह अंगोला में स्थित है, पहला ऑप्शन इसका ये है, अंगोला में स्थित है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अंगोला में मिलेगा हमें बाई का पठार। ये अनेक नदियों का उद्गम क्षेत्र है। तो ज्यादातर आप देखेंगे पहाड़, जो नदियां निकलेंगी वो पहाड़ों से और पठारों से ही निकल रही होती हैं। तो दोनों ऑप्शन जो है, दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों राइट ऑप्शन होंगे। युकाटान जल संधि के बारे में बात कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जब हम देखेंगे युकाटान के बारे में बात करेंगे तो देखो, जो हमारी ये मैपिंग का पोर्शन है हमारा, ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है हमारा, नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग से बात करेंगे हम इसको। तो देखो इसमें क्या है कि जब मैं आप जीएस उमर पर देखेंगे, जीएस उमर के द्वारा अभी जो वर्ल्ड वर्ल्ड टूर या फिर वर्ल्ड मैपिंग की एक सीरीज चलाई जा रही है, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो मेजर जितनी भी सारी चीजें हैं, मैंने उनको सब मैपिंग में सबको कवर कराया है। 2 कॉन्टिनेंट को हम कर चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अफ्रीका अभी हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है, अभी हम अफ्रीका को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां जाके देख सकते हैं, मैंने इसको वहां पर कवर कराया। तो मेजर जितने क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे जो क्वेश्चन हैं उस सीरीज में मिल जाएंगे, क्योंकि वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी बता रखा है कि मैं उसका जो बहुत प्रीमियर कंटेंट है वहां से उन सबको कलेक्ट करके मैं आपको उससे करा रहा हूँ, ठीक है। और जो मेजर यूपीएससी लेवल तक के जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको वहां से मिल जाते हैं युकाटान जल संधि के बारे में। तो देखो हम यहाँ स्ट्रेट के बारे में अगर बात करेंगे तो स्ट्रेट या फिर जल संधि जो होती है वो एक छोटी वाटर बॉडी होती है, एक नैरो वाटर बॉडी होती है वो, ठीक है। और जो स्ट्रेट का काम होता है वो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाना, उनको जोड़ना, और 2 लैंड होते हैं उन 2 लैंड को अलग करना। ये काम होता है हमारे स्ट्रेट का या फिर जल संधि का, यानी कई बार जलन मध्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा है युकाटान जल संधि के बारे में। ऑप्शन है फ्लोरिडा और क्यूबा, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड, लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड और मैक्सिको और क्यूबा। तो देखो ये जितने भी नाम दे रहे हैं ना, इन सारे नामों को भी मैंने आपको मैप से कराया। आप अगर उस मैपिंग सीरीज को देख लेते हैं ना, तो आपके लिए मैप बहुत ईजी हो जाएगा। आप एक बार मेरे कहने पे आप जाके उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए युकाटान संधि के बारे में मैं आपको बताऊं, खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, ठीक है। जब हम बात करेंगे यहाँ पर बिल्कुल साउथ में आके इस तरह से हमें यहाँ पर मैक्सिको की जो खाड़ी मिलती है यहाँ से, और नीचे हमारा जो कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, यानी कि साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर आपको जो सागर मिलता है वो कैरिबियन सागर मिलता है। तो युकाटान चैनल गल्फ ऑफ मैक्सिको को जो है कैरिबियन सागर से जोड़ रहा होता है, जल संधि है जो, ठीक है। तो ये हमारा, अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो उत्तर पूर्व मैक्सिको व क्यूबा, इन दोनों को, हाँ,
अलग कर रहा है। वाटर बॉडीज का तो हमने देख लिया कि जोड़ जोड़ किस किस को रहा है, लेकिन अलग करने की बात कर रहा है तो ये जो मैक्सिको और क्यूबा, इन दोनों को ये अलग कर रहा होगा, है ना। ठीक है, यानी कि ऊपर नॉर्थ और ये इस साइड में मिल जाएगा आपको, यहाँ क्यूबा मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह से जो मैक्सिको है वो वाला एरिया मिल जाएगा। मैंने बताया ना आपको, जो जल संधि होगी दो लैंड को अलग करेगी, दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही होगी, तो युकाटान जल संधि, इसके बारे में दोनों चीजें हमने देख ली। डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक इनमें से जो गलत है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस गलत को हमें ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ झीलें दी गई हैं, कौन सी झील कहाँ पर उपस्थित है उसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले हमारा नागिन झील। ठीक है, नागिन झील के बारे में बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, ताकि ठीक है ना, कि उत्तराखंड में आपको मिलेगी। तो पहला ही हमारा गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछ रहा है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नागिन झील को ध्यान रखना है आपको, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में जाके नागिन बैठी हुई है, वहां पर जाके वो अपना आराम से ऐसे करके ध्यान, कुछ भी करके ध्यान रखेंगे आप। उत्तराखंड में नहीं है, जम्मू कश्मीर में। पिछोला झील की बात करेंगे तो राजस्थान में मिल जाएगी आपको। चिल्का झील की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में मिल जाएगी। लोनार झील है वो महाराष्ट्र में मिल जाएगी। लोनार से भी, चिल्का से भी इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों जो लेक हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। मैप पे भी आप इनको दोनों को मार्क करके रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है निम्न में से किस एक की समस्या उत्पन्न हो जाती है, किस एक की कमी से जो है दांत जड़ने की जो समस्या है एक की कमी से हो जाती है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर माफी चाहता हूँ उसके लिए। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है इनमें से किस एक की कमी से दांतों के जो झड़ने की समस्या है वो, यानी कि दांतों की प्रॉब्लम किस चीज से हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन और टोकोफेरॉल, यानी कि ये विटामिन का जो नाम है, यानी कि जो विटामिन बी है ना, जो जितनी भी सारी बी विटामिन हैं, है ना, तो ये मतलब विटामिन बी में कई होते हैं ना, एक दो तीन चार पांच ऐसे करके कई सारे विटामिन होते हैं। तो जो दांतों के झड़ने से संबंधित है तो वो हो जाएगा हमारा फ्लोरीन, दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की कमी से दांतों के झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें कि फ्लोरीन के सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, तो फ्लोरीन इनटेक हो सकता है आपका जो पीने का पानी है उसमें फ्लोरीन अगर है आपके में मिक्स है। ठीक है, समुद्र की मछली आप खा रहे हैं वो है, या फिर चाय आप ज्यादा पी रहे हैं तो उसके द्वारा जो फ्लोरीन है ये मिल सकता है, और यहाँ से आपके दांतों के झड़ने की समस्या मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आयोडीन की कमी से बात करेंगे तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे संबंधित होता है। और हमारा जो घेंगा नाम का रोग होता है, घेंगा या घोंगा बोल सकते हैं आप, घेंगा नाम का जो रोग होता है वो हो जाता है इससे रिलेटेड। आयरन की बात करेंगे तो एनीमिया हो जाता है इससे जो रिलेटेड, यानी खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी से एनीमिया बोलते हैं इसको हम। टोकोफेरोल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बांझपन और नपुंसकता की कमी आ जाती है, जो सॉरी विटामिन बी से रिलेटेड नहीं होगा ये। टोकोफेरोल आ जाएगा हमारा विटामिन ई की कमी से। ठीक है, तो ये विटामिन ई को बोलेंगे हम टोकोफेरोल। ठीक, तो ये इसकी कमी से आ जाता है हमारा जो बांझपन और नपुंसकता की कमी है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो सारे जो विटामिन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक, चलो आगे देखिए क्वेश्चन। निम्न जल विद्युत परियोजना और उनसे संबंधित राज्यों के युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और कौन कौन से स्टेट में हैं उनमें से कौन सी एक जो गलत है, उस गलत के बारे में हमें जानना है। तो देखो भाई, सबसे पहली हमारी पाकी परियोजना। पाकी परियोजना को बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगी, तो पहला तो हो जाएगा हमारा सही बिल्कुल। दूसरी की बात करेंगे कोपली, कोपली परियोजना ये असम में मिलेगी, बिल्कुल डेफिनेटली हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा। दोयांग परियोजना यहाँ पर बता रहा है मणिपुर में, तो दोयांग परियोजना मणिपुर में नहीं बल्कि ये हमारी मिलेगी आपको नागालैंड में, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। और गलत ही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये सी ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, रंगीत परियोजना हमें सिक्किम में मिल जाएगी, बाकी सारे सही हैं। दोयांग परियोजना जो है नागालैंड में है, ना कि मणिपुर में, यही गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तापमान में बढ़ोतरी के साथ किसी द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही, ये हमारे जो दूसरे फॉर्म में लैंग्वेज बदल के लास्ट वाला टेस्ट हमें ये क्वेश्चन वहां भी देखने को मिला था, तो मैं आपको यहाँ पर फिर से रिवीजन कराने की कोशिश करूंगा। श्यानता क्या होता है, श्यानता उसे हम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी, ये आप इसको इंग्लिश में भी टर्म ध्यान रखेंगे, हो सकता है आप इंग्लिश में पढ़ते हो चीजों को। इंग्लिश में जो हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो विस्कोसिटी सिंपल सी बात है, श्यानता एक द्रवों का गुण होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, यानी कि जो द्रव होते हैं हमारे उनका गुण होता है। और विस्कोसिटी होता क्या है, जब हम इसको बहाते हैं या फैलाते हैं तो उसकी जो परतें हैं उन परतों के मतलब परतों के और सतह के बीच में, उन परतों के जो भी द्रव होता है उसकी परतों के और सतह के बीच में जो लगने वाला घर्षण बल होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यानी कि मान लीजिए मैंने एक गिलास में पानी लिया, आपके पास ये एक गिलास पानी है, ठीक है, और इस जो एक गिलास पानी को मैं फैला देता हूँ इस सतह पर। तो जब ये पानी आप यहाँ पर फैला रहे होंगे ना, तो ये सीधी सी बात है सतहों के रूप में ये ऐसे करके फैलने लग जाएगा। तो ये पतला है तो काफी ज्यादा मतलब जोर से पतला है तो ये ज्यादा 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 चलने लगेगा, तो इसको बोलेंगे श्यानता, यानी कि इसकी श्यानता कम होगी। वहीं अगर मैं बात करूंगा शहद की बात करूंगा, मान लीजिए शहद को आप यहाँ किसी जो उस पर फैलाएंगे, धरती पर फैलाएंगे, तो आप देखेंगे इसकी परतें वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं क्योंकि ये गाढ़ा होता है। तो इसमें यहाँ पर बात करेंगे जो विस्कोसिटी है वो शहद की बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी।
तो इस तरह से विस्कोसिटी को आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तापमान में बढ़ोतरी, यानी कि अब अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई भी बात करें, मान लीजिए आप घी ले लें, शहद ले लें, तो ठंडों में आप देखते हैं कि ये जो है टाइट हो जाता है, मतलब जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये काफी टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है, जम जाता है। अगर आप मान लीजिए इसको गर्म करते हो तब फैलाते हैं तो सीधी सी बात है ये पिघलेगा, यानी कि श्यानता जो है इसकी जो विस्कोसिटी है, इस विस्कोसिटी की बात करेंगे तो श्यानता इसकी घट जाएगी। श्यानता का घटने का मतलब ये इसकी जो परत है वो आराम से चल फैलने लगेगी। श्यानता बढ़ने का मतलब ये इसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा। श्यानता का सिंपल सा मतलब आप इसके गाढ़ापन से लगा सकते हैं। तो ठीक है, जब कोई भी द्रव है उसको अगर हम गर्म करेंगे तो उसके जो गाढ़ापन है वो गाढ़ापन में कम हो जाता है और उसका मतलब यही है कि श्यानता घट जाती है। ये हमारा इसका मतलब हो जाएगा, सिंपल सी बात ये रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर जो कूट दिए गए हैं, दो सूचियां दी गई हैं, यहाँ पर कुछ कोयला क्षेत्रों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर वो कोयला क्षेत्र किस राज्य में हमको मिल जाएंगी वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हम सारे कोयला क्षेत्र हैं उनको देख लेते हैं जो मेजर हैं, क्योंकि कोयला क्षेत्र और आयरन ओर के जो क्षेत्र हैं, वो जो साइट्स हैं, वहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला हम देखेंगे राजमहल। तो सीधी सी बात है, राजमहल मिलेगा हमें राजमहल की पहाड़ियों में, और राजमहल की पहाड़ियां हमें कहाँ मिलेंगे, ऑलमोस्ट झारखंड वाले एरिया में। ठीक है, तो ये ए का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो अगर ये 4 हो जाएगा तो 2 को हम एल से यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा सुहागपुर की हम बात करेंगे तो हमें मध्य प्रदेश में मिलेगा, यानी कि बी का हो जाएगा 1, तो बी का 1 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि 2 को ही एलिमिनेट करके हम अपना आंसर पर पहुंच जाते हैं। स्टिल हम पूरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। विश्रामपुर की बात करेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। रानीगंज की बात करेंगे तो ये तो बहुत फेमस है, ये पश्चिम बंगाल में रानीगंज जो है मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी मैंने आपको पहले बता ही दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसूनी पवनों से प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा, जो मानसूनी पवनों से प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बारे में। ठीक है, तो एक सेकंड यहाँ पर हम देख लेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड में यहाँ पर पॉज लेना चाहूंगा। चलिए, हाँ हमसे पूछ रहा था, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा किस प्रदेश में होती है। ये चीज ध्यान रखेंगे, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, बोल रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। सिंपल सा यहाँ पर पूछ रहा है कि मानसूनी पवनों से जो सर्वाधिक वर्षा कौन से प्रदेश में होती है, जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। मालाबार में, कोरोमंडल में, उत्तरी सरकार में और कोंकण तट में। तो पहले सबसे पहले तो मैं आपको जो तट है, हमारे मेजर जो तट है, मैं आपको उनको समझाने की कोशिश करूंगा। आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें मालाबार तट दिया गया है, तो ये हो जाएगा केरल से इस साइड वाला, इसको बोलेंगे हम मालाबार तट। ठीक है, कोरोमंडल तट की हम बात करेंगे तो ये जो तमिलनाडु वाला इधर वाला तट है, ये हो जाएगा हमारा कोरोमंडल, कोरोमंडल तट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, हमें बात करी जा रही है, तीसरा है हमारा कोंकण तट। कोंकण तट मिल जाएगा हमें यहाँ पर, ये गोवा और ये कर्नाटक वाला, यहाँ पर हमें मिल जाएगा हमें कोंकण तट। उत्तरी सरकार तट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला ये मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा यहाँ पर उत्तरी ये सरकार तट। अब पूछ रहा है कि जब मानसून पवनें आती हैं तो उनसे सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कौन से एरिया में होती है, कौन सी जगह पर होती है। ठीक है, तो मानसूनी पवनों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस मिलेंगे उनमें सबसे ज्यादा जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट हमारा मिल जाएगा। यहाँ पर हमें जो तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पर हमें जो है सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, देखो जब हम मानसून की बात कर रहे होते हैं, मैं फिर से यहाँ पर एक इंडिया का मैप अलग से बनाऊंगा और आपको थोड़ा सा मानसून का ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। मानसून की जो शुरुआत होती है, हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारा यहाँ पर अरेबियन सी है, मानसून की पवनें जो आ रही होती हैं इस तरह से आ रही होती हैं। ठीक है, और यहाँ से टकरा के, यहाँ पर टकरा के सबसे पहले मानसून प्रस्फुटित होता है हमारा केरल में, और जैसे इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए इस तरह से यहाँ पर वापस चला जाता है। लेकिन हम जब देखेंगे, जब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होती है, मानसून जब हमारा वापस होता है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला एरिया होता है, यहाँ पर लो प्रेशर हाई प्रेशर वाली जो कंडीशन है उनके अकॉर्डिंगली होता है क्या है, यहाँ पर हमारा मानसून का वापस होता है मानसून, यानी कि रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होती है हमारी, मानसून का निवर्तन होता है। और इस तरह से फिर से हमारे यहाँ पर हम बात करेंगे, बे ऑफ बंगाल से जो पवनें हैं आर्द्रता ग्रहण करती हैं, और जो लौटती हुई पवनें वो बहुत जबरदस्त बारिश करती हैं यहाँ पर आके तमिलनाडु के तट पे। तो जो लौटती हुई पवनें होती हैं, फिर लौटता हुआ मानसून होता है, उसके द्वारा जो तमिलनाडु पर बहुत जबरदस्त बारिश होती है, और मानसून के द्वारा सबसे ज्यादा जो बारिश प्राप्त होती है वो तमिलनाडु को ही होती है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया है, यानी कि एक तरीके से आपको दो देखें वो पूछी गई क्वेश्चन में कि कोरोमंडल तट बोलेंगे किसको और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है। तो थोड़ा सा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। होपफुली मैं आपको जो चीजें यहाँ पर समझाई दोनों चीज आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं, दोनों सूचियों को हमें मिलाना है। यहाँ पर हमें कुछ उष्ण झरने दिए गए हैं, यानी कि गर्म झरने, गर्म पानी के जो झरने होते हैं, और यहाँ पर हमें राज्य दिए गए हैं कि कौन सा गर्म पानी का झरना है हमें कौन से राज्य में मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर काफी फेमस फेमस है, और इनमें से सही सुमेलन के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो सही सुमेलन को हम देख लेंगे। तब तो पानी है, तब तो पानी मिलेगा हमें उड़ीसा में। ठीक है, तो ये ए का हो जाएगा हमारा ओडिशा, सी 3 हो जाएगा। सहस्त्रधारा की बात करेंगे तो उत्तराखंड में मिलता है, बहुत फेमस है ये भी। ठीक है, तो नारायणी की हम बात करेंगे, नारायणी मिलेगा हमें राजस्थान में। ठीक,
और अनहोनी की बात करेंगे तो अनहोनी मिलेगा हमें एमपी में, यानी कि गर्म पानी के झरने हैं यहाँ पर, ठंडा पानी नहीं बल्कि गर्म पानी मिलेगा। तो अगर जब हम इसका मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन में मिल जाएगा हमें 3 1 4 2, यानी कि सी हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो। विंध्यन पहाड़ियों के संबंध में हमें निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? विंध्यन जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में जो सही कथन है वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देख लेंगे। यह उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय के मध्य या प्रायद्वीप के मध्य विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, बिल्कुल हमारा सही है। अगर हम विंध्यन पहाड़ियों को देखेंगे तो ये जो हम अगर यहाँ पर ऐसे करके भारत बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम भारत बनाएंगे इस तरह से, कुछ ऊपर की साइड, ऊपर वाले को हम चीज़ों को छोड़ देंगे यहाँ ऐसे करके। आप थोड़ा सा मैपिंग पे मत जाइएगा, मैं बस आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट गुजरात के इसमें इस साइड में हम देखेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ इस तरह से जो है हमें विंध्यन जो पहाड़ियां हैं, विंध्यन रेंज है, वो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट इस तरीके से यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात यही कह रहा है, यहाँ पर मिलेगा हमें उत्तर का मैदान उत्तर की साइड में, और यहाँ पर मिल जाएगा हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो चीज जो ऐसा पहाड़ जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप का प्रायद्वीपीय भारत। तो बिल्कुल सही बात है, जो विंध्यन रेंज है उत्तरी भारत को, जो मैदानी भाग है उसको प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है, विभाजन का कार्य करता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह चित्तौड़गढ़ से लेके सासाराम तक फैला हुआ है, बिल्कुल सही बात है। चित्तौड़गढ़ हमारा कहाँ मिलेगा? ये हमें राजस्थान में मिल जाएगा चित्तौड़गढ़, और सासाराम हमें कहाँ मिलेगा? ये हमारा बिहार में मिल जाएगा। तो इसके अगर फैलाव की बात करेंगे तो विंध्यन रेंज की, तो चित्तौड़गढ़ से सासाराम दोनों तक ये हमें मिल जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न जनजातियों भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। ठीक है, अंडमान और निकोबार में कौन सी जो ट्राइब है वो पाई जाती हैं, इनमें से ये पूछ रहा है कि वो मूल निवासी नहीं है अंडमान निकोबार की। देखो, अंडमान निकोबार में जितने भी ट्राइब्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है, काफी दिन पहले आप देखेंगे, या तो पीवीटीज की हम बात कर रहे हैं, है ना, पीवीटीज की बात कर रहे हैं, या फिर कुछ टाइम पहले एक देखेंगे कि एक अंडमान निकोबार की जो जनजाति है उसके द्वारा एक टूरिस्ट है उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये काफी चर्चाओं में भी रहता है, इंपॉर्टेंट भी है ना। तो अंडमान निकोबार की में से मूल निवासी जो इनमें से कौन सी नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हालचू आपको वहां पे मिलेगी वही है। रेंगमा, रेंगमा की बात करें तो भाई अंडमान निकोबार में नहीं, बल्कि आप इसको देखने को मिलेगा आपको नागालैंड में, हमें नागालैंड और असम में इसको देखने को मिल जाती है। नागालैंड और असम की मूल जाति है ये, ना कि हमारी अंडमान निकोबार की। ठीक है, उसके बाद ओंगे और शैम्पेन, जोरवे वगैरह ये सारे मिल जाते हैं हमें अंडमान निकोबार द्वीप में। जबकि रेंगमा को आप ध्यान रखेंगे तो ये नागालैंड में, ना कि अंडमान निकोबार में। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर पूछ रहा है हमें जो हरित जलवायु कोष है, यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, जीसीएफ के बारे में पूछ रहा है कि जीसीएफ की जो स्थापना है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो देखो भाई, जीसीएफ की स्थापना की बात करेंगे तो ऑप्शन है पहला, डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में, न्यूयॉर्क में आयोजित परिवर्तन सभा हुई थी, कानकुन में और जोहान्सबर्ग में। देखो यहाँ पर जो हिंदी में दिए गए हैं ना, जलवायु परिवर्तन सभा, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस ये जो हमारा यूएनएफसीसी की जो कोप होते हैं ना, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होते हैं, कोप होते हैं, उन कोप के बारे में पूछ रहा है, और एग्जैक्टली पूछ रहा है कि कौन से कोप में ग्रीन क्लाइमेट फंड की जो है स्थापना होती है। तो ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की हम बात करेंगे तो यूएनएफसीसी का जो कोप 16 होता है, ठीक है, कोप 16 की हम बात कर रहे होंगे। और कोप 16 हुआ कहाँ पर? कोप 16 की बात करेंगे तो 2010 में, और 2010 में कोप 16 हुआ कहाँ पर था? तो ये कानकुन में हुआ था। ठीक है, कानकुन में इसका जो है समिट ये हुआ था, कानकुन में हुआ था, और इसकी मेजबानी करी गई थी मैक्सिको के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कानकुन में जो यहाँ पर हम ग्रीन क्लाइमेट फंड की जो है इसकी स्थापना की जो है बात हो रही होती है। और यहाँ पर क्या था, ग्रीन क्लाइमेट फंड में क्या होगा कि जो विकासशील देश हैं, यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें जो ग्रीन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रन करने के लिए या फिर उनकी सहायता करने के लिए, उनको फंडिंग देने के लिए इस जो है कोष की स्थापना का प्रस्ताव जो है रखा गया था। तो कानकुन को जो है वहां से क्वेश्चन पूछा गया हमें, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी, सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? यानी इनमें से पूछा है ग्रीन ऑस्कर कौन सा जाना जाता है। और ग्रीन ऑस्कर की बात है तो जब यहाँ ग्रीन की बात हो रही है तो सीधी सी बात है ये जो पर्यावरण के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, ग्रीन का मतलब सीधी सी बात है पर्यावरण संरक्षण के मामले में दिया जा रहा होगा ये वाला जो पुरस्कार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से, विटली अवार्ड, टायलर अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ग्लोबल 500 अवार्ड। तो इनमें से हमारा जो विटली अवार्ड है ना, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी बात करें तो ये रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी जो कि लंदन में है, किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी। ये सोसाइटी है कहाँ की? लंदन की, लंदन की सोसाइटी, और इसके द्वारा दिया जाता है, और इसकी तुलना करी जाती है ग्रीन ऑस्कर, इसको एक पदनाम दिया जाता है, विटली अवार्ड एग्जैक्टली इसको हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, जब जब भौगोलिक क्षेत्रों की बात करेंगे तो कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटने से पहले हम ये देखेंगे जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या होते हैं।
तो जैव भौगोलिक क्षेत्र हम उनको बोलते हैं जहाँ पे जंतु और जो पौधे होते हैं उनकी जितनी भी प्रजाति हैं उनके लक्षण और वितरण में जो विश्व के अन्य क्षेत्रों से अधिक विशेषता होती है, उनको बोलते हैं हम जैव जैव भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भारत की भी बात करेंगे तो भारत में जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें जो जलवायु में विभिन्नता होगी हर जगह पे, और जंतु और वनस्पति हैं, उनकी प्रजातियों में भी विभिन्नता पाई जाएगी। तो उसमें हम बात करेंगे, यहाँ पर सिंपल सी बात है, बायोडाइवर्सिटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, जैव विविधता के दृष्टिकोण से। तो इससे हमारे जो भारत में जो जैव जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, 10 हमें जैव भौगोलिक क्षेत्र देखने को मिलेंगे। संख्या आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, कभी भी आपसे क्वेश्चन टकरा सकता है। तो आपसे ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 10 हो सकते हैं। और इनमें क्या है, हम जलवायु के हिसाब से, स्थलाकृति के हिसाब से या फिर प्रजातियों के हिसाब से जो है इनमें इनमें भिन्नता पाई जाती है। तो जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने बार में रखना है आपको, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असत्य पूछ रहा है, यानी कि इनमें से गलत कौन सा है 22वें क्वेश्चन में। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं भाई इनमें से गलत कौन सा आ रहा है हमारा। ठीक है, तो पहला, क्रायो प्रिजर्वेशन जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थानीय संरक्षण तकनीक है। देखो भाई, जब हम बायोडाइवर्सिटी की भाई बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, यानी कि जैव विविधता की बात करते हैं, और जब हम इसके संरक्षण की बात करेंगे, कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो दो प्रकार का कंजर्वेशन हम देख रहे होंगे। पहला तो हो जाएगा हमारा इन सीटू, मैं पहले भी टेस्टों में इसको कई बार आपको बता चुका हूँ, स्टिल मैं फिर से बता रहा हूँ। इन सीटू यानी कि हम उसे बात करेंगे स्वस्थानी, इसे बोलते हैं हम हिंदी में स्वस्थानी बोलेंगे। इन सीटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, जो भी पॉल्यूटेड साइट है, मान लीजिए कोई भी जैव विविधता का जो साइट है या फिर कोई भी प्रदूषित साइट है, उसको उसी की जगह पर उसका संरक्षण करना या फिर बचाव करना, उसको बोलेंगे हम इन सीटू। जैसे हमारे नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर हम क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करें तो ये तो एक्स सीटू का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा होता है हमारा इन सीटू की बात करें, दूसरा हो जाएगा हमारा एक्स सीटू, यानी कि इसको बोलते हैं बाह्य स्थानीय, यानी कि जो पॉल्यूटेड साइट है उसको उसकी मूल जगह से ले जाके दूसरी जगह पर ले जाके हम उसका इलाज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू प्रिजर्वेशन। तो हमारा जो यहाँ पर बात कर रहा है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होगा, हम देखते हैं कि चल तरल नाइट्रोजन हुआ या फिर बहुत कम टेम्परेचर पर लैब वगैरह हम ले जाके बहुत कम टेम्परेचर पे हम बायोडाइवर्सिटी में कुछ चीजें होती है जिनका हम संरक्षण कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं एक्सीटू। अब एक्सीटू को मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, एक्सीटू के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जीन बैंक देखेंगे, ठीक है, जीन बैंक यानी कि जहां पर हम जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बहुत कम टेम्परेचर पर हम उसको कंजर्वेटिव करके रखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं पर हम बात करेंगे सीड बैंक हो जाएगा, ये भी हमारा जो है जो हमारा एक्सीटू का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि यानी कि दूसरी जगहों पर ले जाके जब हम किसी चीज का इलाज करते हैं या फिर उसका संरक्षण करते हैं, उसको हम एक्सीटू बोलेंगे। तो पहला तो हो जाएगा हमारा सही। दूसरा, इसके अंतर्गत पदार्थों को द्रव अमोनिया में अत्यंत निम्न ताप पर, तो देखो भाई ये द्रव अमोनिया में नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंतर्गत इसको हम बहुत कम टेम्परेचर पर रखते हैं। इससे कि हम बहुत कम जो टेम्परेचर इस पे क्यों रखते हैं, हम लिक्विड जो नाइट्रोजन है उसमें बहुत कम टेम्परेचर इसलिए रखते हैं क्या, कि यानी कि जो भी चीज को हम संरक्षण कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उनके रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट जो नगण्य पहुंच जाता है, वो जीरो पे पहुंच जाता है। और अगर उनके अंदर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती तो वो जैसे रखे रहते हैं वैसे ही एज इट इज जो हमेशा के लिए संरक्षित बने रहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा, दूसरा गलत हो जाएगा, और यहाँ पर हमसे गलत ही पूछ रहा था, तो केवल बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला बल्कि यहाँ पर सही है। होपफुली मैं आशा करता हूँ जो इंस्टीट्यूट और एक्सीटू प्रिजर्वेशन है ये आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए, मैब के बारे में, कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा है, तो मैब को इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं MAB, ऐसे लिखा आता है ये। ठीक है, अब ये MAB ऐसे करके लिखा आता है। अब मैब के बारे में आपको बता दूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये अब मैब है क्या, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ये एक्चुअल में है क्या, तो ये जो प्रोग्राम है बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एक कंजर्वेशन की तकनीक होती है। हम जब जो संरक्षण अभी हम बात कर रहे थे, तो ये मैप जो प्रोग्राम है 1971 में, ये टाइम पीरियड आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो जो मैप प्रोग्राम है 1971 में इसको यूनेस्को के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया था, जो कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, और ये अंतर सरकारी वैज्ञानिक प्रोग्राम है, और उसमें क्या था, मानव और पर्यावरण यानी कि ह्यूमन और एनवायरमेंट, इन दोनों के बीच जो संबंधों को सुधार करने के लिए एक जो इनको संरक्षण, जो प्रकृति का संरक्षण है उसको सुधार करने के लिए ये मैप प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत करी गई थी, यूनेस्को के द्वारा शुरुआत करी गई थी, 1971 में शुरुआत करी गई थी। दो तीन चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये 1971 तो आप इसको रट ही लें, बहुत अच्छे से ध्यान रख लें, ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आपको टकराएगा, बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है मैं यहाँ पर, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य जो है संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि महंगाई, महंगाई में क्या होगा, देखो
महंगाई में सिंपल सी बात क्या होती है, जब मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में हमारी जो मुद्रा है उसका जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जाती है कम इन्फ्लेशन में। सिंपल सी बात है, एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे, एनसीईआरटी का एग्जांपल हम यहाँ पर उठा रहे होंगे। एग्जांपल हम क्या हम देखेंगे, एनसीईआरटी में आपको एक फोटो भी मिल जाएगा, इवन एक इन्फ्लेशन जो चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे तो ठीक है। वहां पर इन्फ्लेशन को ऐसे समझाया जाता है, मान लीजिए आप एक चाय के साथ खाने के लिए एक ब्रेड लेने जा रहे हैं आप, और आज उस ब्रेड की कीमत है 15 रुपए, ठीक है, 15 रुपए का ब्रेड लेके आ रहे हैं, और आप मान लीजिए उसमें 10 ब्रेड आ रहे हैं उसी पैकेट में। अब मान लीजिए किन्हीं कारणों से, किसी कारकों के द्वारा जो है इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है, तो वही जो 10 ब्रेड हैं, वही 10 ब्रेड 15 की बजाय आते हैं वो 25 रुपए के आते हैं, यानी कि 10 रुपए की इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई। तो पहले जो 15 रुपए में यानी कि कम मुद्रा में हम उतने ही सामान को ला रहे थे, अब उतने ही सामान को हम ज्यादा मुद्रा में ला रहे हैं, तो इसके सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मुद्रा है उसकी वैल्यू है वो कम हो गई है, ठीक है। ठीक है, तो ये, और इन्फ्लेशन में होता क्या है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, मांग और आपूर्ति की डिमांड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली चीजें होती हैं। डिमांड होती है वो डिमांड बढ़ जाती है, जबकि जो सप्लाई है वो सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, तब कंडीशन बनती है हमारी इन्फ्लेशन की। ठीक, तो अगर हम जब बात करें इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी सिंपल सी बात, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है उस संबंध को कौन दर्शाता है, तो लॉरेंज, ठीक है, लॉरेंज, तो ये लॉरेंज तो गरीबी के संबंध को दर्शाएगा, ठीक है, पॉवर्टी को। कुजनेट्स और यहाँ पर फिलिप्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे जो फिलिप्स है ये हमारा बेरोजगारी और ये जो हमारी मुद्रास्फीति है, इन दोनों के जो है संबंध को दर्शाता है। और फिलिप्स कर्व कहता क्या है, फिलिप्स कर्व ये बताता है कि जब अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो बेरोजगारी है ये कम होगी, ठीक है, ये बात बोलता है जो हमारा फिलिप्स कर्व है, ठीक है। और गिनी कोफिशिएंट जो आयास मानता है उसके बारे में बताता है, जो गिनी गुणांक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमने डिटेल में देख लिया, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब से शुरू हुआ। सिंपल सा पूछ रहा है यहाँ पर, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको याद आ गया होगा, एफआरबीएम एक्ट के बारे में पूछ रहा है। फिस्कल यहाँ पर ये इसके बारे में पूछ रहा है हमें, एफआरबीएम में, यानी कि हमारा जो वित्तीय को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पर इसका जो मैनेजमेंट है, इसको मैनेजमेंट के लिए कौन सा जो एक्ट है, इसको एफआरबीएम एक्ट सिंपल सा हम बोलते हैं। इस एफआरबीएम एक्ट को कब से इसका जो है प्रभावी या फिर लागू हुआ, लागू करने की बात कर रहा है, एफआरबीएम एक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो एफआरबीएम एक्ट है, तो देखो भाई यहाँ पर दो आपको चीज ध्यान में रखनी है कि एफआरबीएम एक्ट है, इसको पारित कब कराया गया और ये लागू कब से होता है। तो दो टाइम पीरियड है इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। जो एफआरबीएम एक्ट है ये अधिनियमित इसको कब कराया गया था, तो इसको अधिनियम की बात करेंगे तो 2003 में तो ये अधिनियमित होता है, यानी कि इस कानून को पास कराया गया था 2003 में। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रभावी या फिर लागू कब से होता है, तो 2003 में इसको अधिनियमित कराया गया था, पारित कराया गया था। जबकि इसके लागू की बात करेंगे तो ये लागू होता है हमारा 2004 में। और कब से, अगर एग्जैक्टली डेट की बात करूं तो 5 जुलाई 2004 से जो है ये लागू होता है। दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे, ये अधिनियमित होता है 2003 में और लागू होता है 2004 में। तो राइट ऑप्शन हमें यहाँ पर लागू की पूछ रहा है, 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला देखिए, यहाँ पर हमें कुछ एफआईपी दी गई है। एफआईपी का मतलब ये हमारी जो 5 ईयर प्लान है उनके बारे में पूछ रहा है, यानी कि पंचवर्षीय योजना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो क्या था, उनके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना है, यानी कि हम देखेंगे ना हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना है, टोटल हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनमें से हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे बेस आती है, दूसरी की बात करेंगे महान बॉलिस मोड पे आती है ना। तो मॉडल्स तो हमारे इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि इनके जो प्राथमिकता और जो लक्ष्य थे वो लक्ष्य कौन सी योजना के कौन से थे, ठीक है। तो हम बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की, हम बात करेंगे देखो, अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना, पहली और दूसरी को तो सब याद कर लेते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पहली और दूसरी पूछी नहीं है। देखो, पहली का जो लक्ष्य होता है वो हम एग्रीकल्चर पर ज्यादा जोर दे रहे होते हैं, कृषि पर ज्यादा जोर दे रहे होते हैं। दूसरी की हम बात करेंगे तो दूसरी में हम जो भारी उद्योग हैं उन पर बल दे रहे होंगे। भारी उद्योगों पर बल देने का मतलब ये देखेंगे, आप दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसी के टाइम पीरियड पर देखेंगे, जो भारी उद्यम है उनकी स्थापना की बात कर रहे होते हैं, सेल गेल भेल, जितनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज है ये इसी टाइम पर इनकी स्थापना हो रही होती है। अब स्टार्ट होती है यहाँ पर तीसरी से। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता लक्ष्य की बात करें तो जो खाद्यान्न क्षेत्र है उस खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए हम इसमें जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई जो फूड सिक्योरिटी हम अपने इसको इंश्योर करें, उसमें आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हों। तो एक हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। चौथी की पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें स्वयं पोषित विकास की बात कर रहे होंगे, यानी कि अपना विकास खुद के द्वारा ही पोषित। सातवीं पंचवर्षीय की योजना की बात करें तो भोजन, काम और उत्पादकता, ये इसका जो है प्राथमिक लक्ष्य मिल जाएगा हमें। और आठवीं पंचवर्षीय योजना में ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे होंगे। इस तरह हम इसका राइट ऑप्शन मिलाएंगे तो 4 3 1 2 करके हमारा राइट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, अगर हम पीसीएस की बात करें तो पीसीएस और आरओ में उत्तर प्रदेश के मामले में बात करें तो इकोनॉमी में जो हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 ईयर प्लानिंग,
गरीबी, बेरोजगारी और बैंकिंग। यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं आप इनको जरूर याद कर लेंगे। कई बार नेशनल इनकम में से टर्म पूछ लेगा आपको, जीडीपी क्या है, जीएनपी में क्या क्या नहीं होगा, और नेट और ग्रॉस में अंतर पूछ लेगा, ऐसी चीजें पूछ लेता है। कुछ रेट्स, बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आते हैं, तो आप उन चीजों को देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार करा गया? ठीक है, देखो यहाँ पर पहले तो हम टर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा का अवमूल्यन करा क्यों जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मुद्रा का अवमूल्यन होता है, सिंपल सी बात है, अपनी अपनी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कम कर देना। तो होता क्या है इस मुद्रा के अवमूल्यन में, जो अपनी अपनी करेंसी है उसके मूल्य को कम कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। ये जो प्रैक्टिस है आपने देखा होगा, जब आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा, तो चाइना के द्वारा इस प्रैक्टिस को कई बार बहुत ज्यादा अपनाया जाता है। क्यों? देखिए, जब मुद्रा का अवमूल्यन कराया जाता है ना, तो जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट को फायदा पहुंचता है, एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है, और ये अपने जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया था, कौन से टाइम पे, ठीक। तो हम यहाँ पर देखेंगे भारत में कुल जो 3 बार जो है मुद्रा का अवमूल्यन करा गया था। और जब हम बात करेंगे 1949 में होता है, 1966 में होता है, और यहाँ पर 1966 में भी हुआ था, 1991 में भी हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे, ये तीनों ईयर में हुआ था, ठीक है, तीनों ईयर में हुआ था, लेकिन 3 बार एक ही बार में जो मुद्रा का अवमूल्यन करा गया था, तो वो वाला जो टाइम पीरियड मिलता है हमें 1991 में। अब तक भारत में 3 बार ये जो मुद्रा का अवमूल्यन कराया गया था, 49 में, 66 में और 91 में। लेकिन एक ही बार में तीन तीन बार के लिए, यानी कि एक एक ही ईयर ऐसा कौन सा था जिसमें 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था? तो 1991 में ऐसा कराया गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। मुद्रा का मूल्यन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, एक्सपोर्टर के फायदे के लिए अपनी ही जो मुद्रा होती है उसकी वैल्यू जो कम कर दी जाती है, उसमें निर्यातकों को काफी लाभ होता है। चाइना के द्वारा ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अपनाया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्न पल्लव शासकों में से कौन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था? तो ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पल्लव शासक। पल्लव शासकों हम देखेंगे तो दक्षिण में ये एक शासक होते हैं, और समुद्रगुप्त की शासक हम बात करेंगे तो समुद्रगुप्त हमारा जो है हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य हम बात कर रहे होंगे इसके द्वारा, और इसको बोलेंगे हम नेपोलियन की, इसको जो है संज्ञा दी जा रही होती है, ठीक है, नेपोलियन इसको बोला जाता है, ठीक है, नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है इसको, जो समुद्रगुप्त है इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, विष्णुगुप्त, शिवस्कंद वर्मन, सिंह विष्णु और नरसिंह वर्मन प्रथम। तो जब पल्लव शासकों में से समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था वो हुए थे हमारे विष्णुगुप्त जी हैं, ठीक है। तो इनमें जो है ये हमें दिखता है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बात करेंगे तो जो समुद्रगुप्त का जो अपना दक्षिण भारत का जो अभियान था, और उस दक्षिण भारत के अभियान के दौरान ये जो है इनको यहाँ पर इन्होंने ये विजिट करा था, ठीक। अगर हम बात करें पल्लव वंश के बारे में, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इनके शासक। तो इनके इस प्रथम शासक की बात करें तो सिंह विष्णु जो होते हैं ये पल्लव वंश के प्रथम शासक हो रहे होते हैं। और इनके बारे में बात करें तो काल भ्रमु हैं, उनको उनके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। और इनके द्वारा एक चीज ये भी देखी जाती है कि चोलों को भी, चोलास जो हैं, चोलों को भी इनके द्वारा पराजित कराया गया था। और पल्लव वंश के क्षेत्र को इन्होंने जो है कावेरी नदी तक काफी आगे बढ़ाया था, ठीक है। और इस वंश के अन्य जो शासक हैं, सिंह विष्णु तो देख लिया, कुछ जो अन्य शासक हैं उनमें मिल जाएंगे हमें, महेंद्र वर्मन प्रथम है, नरसिंह वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो ये पल्लव शासकों के नाम हमने इंपॉर्टेंट जो थे वो देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन, बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। बोरोबुदुर मंदिर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, जो बोरोबुदुर मंदिर है इनके बारे में, इसका निर्माण जो है कौन से शासकों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, चोल शासकों द्वारा, शैलेंद्र शासकों द्वारा, स्कंदगुप्त द्वारा और समुद्रगुप्त द्वारा। ये दोनों तो गुप्ता आ गए हैं, यहाँ पर ये चोल पूछ लिए और यहाँ पर शैलेंद्र पूछ लिए हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करेंगे जो बोरोबुदुर मंदिर है, बोरोबुदुर मंदिर के निर्माण की यहाँ पर अगर जब बात होगी, तो बोरोबुदुर मंदिर है, इसके जो निर्माण की हम बात करेंगे तो ये है जो, हाँ, जो इनके जब निर्माण की हम बात करेंगे, देखो दो चीज हमें इसको ध्यान में रखनी है बोरोबुदुर मंदिर के लिए, ठीक है। तो जब हम इसके निर्माण की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त के द्वारा जो है बोरोबुदुर मंदिर है इसका जो है निर्माण कराया जाता है। और 9वीं शताब्दी तक जो जावा शैलेंद्र है उसके साम्राज्य का ये भाग बना रहता है, बाद में ये स्वतंत्र जो साम्राज्य है वो बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये देखिए वैभवता जो इस मंदिर को प्राप्त होती है वो हम बात करेंगे जो शैलेंद्र शासक हैं उनके टाइम पर हम देख रहे होंगे, ठीक है। जो शैलेंद्र शासन है उसके टाइम पर इसको जो काफी ज्यादा इनको वैभवता प्राप्त होती है, यानी कि और इसको ज्यादा बढ़ा बढ़ा के इन चीजों को कर दिया जाता है, ठीक। अब अगर हम बोरोबुदुर मंदिर के बारे में बात करें तो ये जो बोरोबुदुर मंदिर हमें देखने को मिलेगा, इसमें कुछ जो छतें मिलेंगी वो सीढ़ी नुमा छतें मिलेंगी हमें देखने को, ठीक है। और छत के केंद्र में एक घंटी के आकार का एक स्तूप भी देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारी जो बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं दर्शाने वाली कुछ 2000 लगभग नक्काशियां मिल जाएंगी हमें, ठीक है। और नीचे का भाग मिल जाएगा बहुत अलंकृत मिल जाएगा, ऊपर का भाग वो है अलंकृत नहीं मिलेगा, ये सारी इसकी विशेषताएं देख लेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि जो बोरोबुदुर है,
बरोबुदुर को पत्थर पर लिखे एक महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है इस मंदिर में, और इसे विश्व का सबसे अद्भुत जो स्तूप है उनमें से माना जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ये जो स्कंद, जस्ट अ सेकंड, स्कंदगुप्त नहीं होगा इसका, राइट ऑप्शन जो है शैलेंद्र शासक है, सी। यहाँ पर कंफ्यूजन है, ऑप्शंस में कंफ्यूजन हुआ है, तो जो शैलेंद्र शासक है उनके द्वारा जो है, शैलेंद्र शासकों के द्वारा जो बोरोबुदुर मंदिर है इनका निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, तो ये स्कंदगुप्त नहीं होगा, ये तो ए बी यहाँ पर, ये बी और सी ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ है। शैलेंद्र शासकों को आप टेक आउट कर लेंगे, जो बोरोबुदुर मंदिर है शैलेंद्र शासकों के द्वारा इसका जो है निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर इनमें से एक गलत है, उसके बारे में हमें पूछ रहा है यहाँ पर कि उनमें से कौन सा एक गलत है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखेंगे, तो भीमबेटका मध्य भारत में मिल जाएगा हमें, जस्ट अ सेकेंड, चलिए हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हम पुरापाषाण के स्थलों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखो हमें अगर बात करें, जस्ट अ सेकंड, चलो, हाँ, भीमबेटका हमें मिलेगा मध्य भारत में, यानी भीमबेटका हमें मिलेगा कहाँ, भीमबेटका मिल रहा है हमें मध्य प्रदेश में, एमपी में मिल जाएंगे हमें भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, दूसरी की अगर हम बात करें तो आदमगढ़ की पहाड़ियां हमें कहाँ मिलेंगी, सीधी सी बात है, आदमगढ़ की पहाड़ियां मिल जाएंगी हमें, जो नर्मदा नदी घाटी में। ठीक है, तो बी ऑप्शन है हमारा, ये भी सही हो जाएगा। पोटवार पठार की अगर हम बात करेंगे तो भाई पोटवार पठार में जो है मिलेगा, यहाँ पर दिया गया दक्षिणी दक्षिणी भारत, तो अगर पोटवार पठार की हम बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत में जो सोन घाटी है वहां पर मिल जाएगा हमें पोटवार पठार। ठीक है, ना कि दक्षिण भारत में मिलेगा, गलत है हमारा सी ऑप्शन, और गलत ही हमसे पूछ रहा है। सोन घाटी करेंगे तो भाई जो सोन घाटी है, जो उत्तर पश्चिम में, अभी भी मैंने बताया था उत्तर पश्चिम भारत में सोन घाटी और पोटवार पठार, ये भी उत्तर पश्चिम में मिल जाएगा, तो ये भी हमारा सही है, जबकि पोटवार पठार दक्षिण में नहीं है, ये उत्तर पश्चिम भारत में मिलेगा, वही हमारा सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने जितनी भी हमारी जो पाषाण के जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, ये जो भारत में पुरापाषाण युग के कुछ जो प्रसिद्ध स्थल हैं। ठीक है, पाषाण युग को हम देखते हैं ना, उसका जो डिवीजन है हम देखते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, तो ये जितनी भी साइट्स की बात करी गई है, ये पुरापाषाण की जो साइट्स हैं इनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर ये सेलेक्ट करा गया है, डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, राष्ट्रकूटों से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, राष्ट्रकूटों से, राष्ट्रकूट जो शासक होते हैं उनसे क्वेश्चन है। चलिए, राष्ट्रकूटों के बारे में सही क्वेश्चन ऑप्शन है हमें वो उसके बारे में पता करना कौन सा भाई हमारा ऑप्शन सही है। पहला, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग, बिल्कुल जितने भी देखो वंश है ना उनके जो संस्थापक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो दंती दुर्ग उसके संस्थापक होते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। दूसरा, राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा कराया था, बिल्कुल सही बात है, अल मसूदी जो आया था वो राष्ट्रकूटों के ही दौरान आया था। दोनों जो ऑप्शंस हैं दोनों ऑप्शंस हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो अभी अभी जो ये राष्ट्रकूटों की बात करें तो इन जो आधुनिक जो सोलापुर है उसके निकट जो मानक क्षेत्र है या फिर जैसे हम बोलते हैं मालखंड, उस एरिया पर हम देखेंगे, मालखंड वाला जो एरिया है यहाँ पर उन्होंने अपनी जो राजधानी वो स्थापित करी थी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये इनके द्वारा जो अल मसूदी है इनके द्वारा इसी इन्हीं के शासन के दौरान इनकी जो यात्रा करी गई थी भारत की। और इनके अनुसार बात करें, अल मसूदी के अनुसार बात करें तो जो बलहारा या फिर बल्लभ राजा जिनको बोलते हैं, जो भारत के सबसे महान राजा होते हैं इनके अनुसार, और अधिकांश भारतीय शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये बात इन्होंने बताई थी। और ये सारी चीजें तो दोनों चीज देख ली हमने राष्ट्रकूट जो शासक है इनके बारे में। ठीक है, दंती दुर्ग होते हैं वो, ये जो दंती दुर्ग है बहुत इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं इसके बारे में। चलिए भाई, यहाँ पर जो रजिया सुल्तान है उसके बारे में पूछा जा रहा है, दिल्ली की सुल्तान बनी, तो सल्तनत काल से हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम देख लेंगे यहाँ पर कब बनी थी ये जो है सुल्तान कब बनती है। ठीक है, चलो, यहाँ पर अगर हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान की अगर हम क्वेश्चन की एक बात करेंगे तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो है सुल्तान कब बनी थी सल्तनत काल में, 1234 में, 35 में और 37 में। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है सिंपल से यहाँ पे। तो देखो अगर हम बात करेंगे जो गुलाम वंश की बात करेंगे, जब हम सल्तनत काल की स्टार्टिंग बात करते हैं तो गुलाम वंश की जब जो है स्थापना होती है, और हम गुलाम वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है संस्थापक होते हैं गुलाम वंश के। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही आप जानते हैं कि जो 1200, अगर इसके देखो टाइम पीरियड की बात करें तो 1206 से 1210 तक इसका टाइम पीरियड होता है। मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु से कई बार क्वेश्चन आता है, क्यों, क्योंकि जो इसकी मृत्यु है वो चौगान या फिर पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के घोड़े से गिर गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। तो घोड़े से गिरने से पौगान या फिर चौगान या फिर पोलो खेलते समय इसकी जो है मृत्यु हुई थी, ये चीज इसके बारे में ध्यान रखेंगे।
कुतुबुद्दीन के बाद आता है, वो आता है जो उसका उत्तराधिकारी आता है, वो आता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इनके टाइम पे, इल्तुतमिश के बारे में। और जो है इनका एक्चुअल में वास्तविक जो उत्तर भारत में जो तुर्की विजय है, इसका वास्तविक संयोजक माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, अब इसमें से क्या है, इल्तुतमिश के द्वारा ही क्या हुआ था, यहाँ पर पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, फिर इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ये देखा कि इसके जितने भी बेटे थे, इसने जितने भी सारे जो भी इसके बेटे थे, इसने अपने किसी भी बेटे को अपनी उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं समझा। और इल्तुतमिश के द्वारा जो अपनी पुत्री है, अपनी बेटी है, जिसका नाम क्या था, जो रजिया सुल्तान थी, इसको उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे जो धार्मिक वर्ग उलेमा थे, उन्होंने इसकी काफी उपेक्षा करी थी, इसके विरोधी हो गए थे। लेटर ऑन हम देखेंगे एक षड्यंत्र का शिकार हो जाती है। सिंपल सा हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, मैंने आपको क्रोनोलॉजी बता दी सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। रजिया सुल्तान के अगर हम यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 1236 से लेके ये जो है इसका जो टाइम पीरियड है 39 तक चलता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये सी ऑप्शन में है, जो 1236 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दिल्ली दिल्ली सल्तनत से ही ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी और संबंधित जो कार्य इनमें से सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ जो सरकारी अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और इनके काम काम क्या थे, उनके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर जो कुछ अधिकारी हैं उनकी बात करें, मैं आपको लिख के बता दूंगा, उसके बाद हम मिलान कर लेंगे उनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो अश्वातार की बात करेंगे तो अश्वातार होता था घुड़सवार। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और अश्वातार यानी कि उस पर बैठने वाला, तो उसको सीधी सी बात है, अश्वातार का मतलब होता है घुड़सवार। देखो जब हम मिडाइवल इंडिया पढ़ रहे हैं ना भाई, तो मिडाइवल और एंशिएंट में जितने भी टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, वहां से टर्म से क्वेश्चन बहुत आते हैं, कीवर्ड से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खुत और मुकद्दम की बात करें तो ये होते हैं व्यापारी। खुत और मुकद्दम जो होते हैं उनको हम व्यापारी वर्ग से संबंधित होते हैं। शाहना की बात करेंगे तो ये मंडी पर्यवेक्षक जो होता है, यानी कि मंडी का पर्यवेक्षण करने वाला अधिकारी होता है, उससे रिलेटेड होता है। वही आमिल की बात करेंगे तो आमिल होता है हमारा भू राजस्व संग्रह करने वाला। ठीक है, भू राजस्व जो संग्रह करता है ये होता है हमारा आमिल। ठीक, तो ये चार ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है गलत, तो यहाँ पर घुड़सवार, व्यापारी, मंडी और भू राजस्व संग्रह करता, ये इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे के बारे में पूछा जा रहा था खुद। ठीक है, तो खुद होता था हमारा व्यापारी होते थे, खुद खुद होते थे। ठीक है, इनमें से कौन कौन से थे, कौन कौन सा का मतलब क्या था, मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे होंगे। मूल रूप से लिखी गई तुजुक ए बाबरी, इसकी भाषा कौन सी थी। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई तुजुक ए बाबरी की जो मेन भाषा है ये क्या थी। तो देखो तुजुक ए बाबरी की हम पहले बात करेंगे तो तुजुक ए बाबरी थी क्या, कुछ नहीं थी, बाबर की जो है अपनी ये आत्मकथा थी। ये बात ध्यान रखेंगे, जो बाबर की आत्मकथा थी, उस बाबर की आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी। ठीक है, यानी कि अपनी ही जीवनी लिखी थी इसने, तो जो बाबर ने। ठीक है, और जब मूल रूप से जो तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी, इसकी आत्मकथा की बात करेंगे तो ये जो आत्मकथा है इसकी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, फारसी, तुर्की, अरबी और उर्दू। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो ये जो देखो लेटर ऑन इससे कई बार जो है हम देखेंगे कि बार बार इसके जो हम देख रहे होते हैं कि बार बार इसके अनुवाद हो रहे होते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन में पूछ रहा है मूल रूप से, तो जो मूल रूप से बाबर कौन था, तुर्की था, तुर्की शासक था। तो सीधी सी बात है, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तुर्की, मूल रूप से लिखी गई थी। लेकिन 4 बार इसका फारसी में जो है अनुवाद होता है। फारसी में इसका अनुवाद होता है, किस किस के द्वारा अनुवाद होता है, तो सबसे पहले जैन खान द्वारा, फिर प्यादा खान द्वारा, उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा और मील अबू तालिब द्वारा इसका जो है अनुवाद फारसी में कराया जाता है। और इसका जो है हम बात करेंगे तो इंग्लिश में भी इसका जो है लेटर हम देखते हैं, फ्रेंच में भी हम इसका जो है अनुवाद देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम काफी सारी बाबर के बारे में अगर बात करें तो सीधी सी बात है, ज्यादातर लोग ये है कि मध्य एशिया से ये शासक आता है, और मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक हम मानते हैं भारत में, वो बाबर को माना जाता है। ठीक है, बाबर के द्वारा ये अटैक करा जाता है। और बात करें तो जो तैमूर है ना, ये जो तैमूर है, जिन्हें टैमरलन के नाम से भी जानते हैं, तैमूर और चंगेज खान का जो वंशज हम बाबर को मान रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गज ए सिकंदरी का पद था, इसका तात्पर्य क्या है। आई थिंक मुझे लगता है ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, पता नहीं कौन कौन से स्टेट पीसीएस में, पर पीसीएस में ये क्वेश्चन है कई बार ऑलरेडी पूछा गया है। तो ये जो है सिकंदर के टाइम पर लोधी वंश का जो शासक है सिकंदर लोधी, उस टाइम पर क्वेश्चन ये है, जो गज ए सिकंदरी होती थी, दरअसल जब हम भूमि सर्वे की बात करते हैं तो भूमि को मापने की एक जो है भूमि मापन की एक इकाई होती थी, जो गजे सिकंदरी जिसको हम बोलते थे। ठीक है, तो ऑप्शंस भूमि मापन पैमाना हमारा पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा इसको जो है शुरू करा गया, भूमि मापन पैमाना था। और लोदी वंश के बाद हम देखेंगे लेटर ऑन ये मुगल जो शासक है, मुगल शासन तक जो है ये कंटिन्यूटी बना रहता है भूमि जो है मापन के रूप में। ठीक है, चलिए सिकंदर लोदी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया, तो सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ी सी ऑप्शन है उनको जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए पहले जो जजिया है, जजिया की हम बात करेंगे, जजिया को इसके द्वारा पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है।
तो भाई अब जजिया क्या था? ये तो जजिया कुछ नहीं था, जजिया था सिंपल सी, जो हिंदू लोग थे, हिंदू लोगों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर होता था जजिया। और जकात को हम बात करेंगे, यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो जकात लगाया जाता था मुस्लिमों पर, और जो हिंदुओं पर लगाया जाता था वो होता था जजिया कर। ठीक है। तो यहाँ पर जो सिकंदर लोधी है इसके बारे में हम देखेंगे, तो इसने देखो जो हिंदुओं का विरोधी डेफिनेटली होता है, इसलिए जजिया इसने शुरू कर दिया था। और जो हिंदुओं के काफी मंदिर थे, उन मंदिरों को भी इसके द्वारा इसमें तोड़ा गया था। इस संबंध हम देखेंगे, नगरकोट का जो मंदिर था काफी फेमस, वहां पर नगरकोट के मंदिर को इसके द्वारा जो है तोड़ दिया गया था। ठीक है। और ये हम बात बात करेंगे तो संगीत में हमें इसकी काफी जो है रुचि देखने को मिलती है, और जो कुछ दुर्लभ संस्कृत रचनाएं होती हैं उनका भी इसके द्वारा जो है फारसी में इसका अनुवाद कराया जाता है। कुछ और सिकंदर लोदी के बारे में बात करें तो ये जो है आगरा में इसने अपना जो है हब बनाया हुआ था, आगरा को इसने अपने हब के रूप में चुना था। और देखिए आगरा में इसने चीजें जब इसलिए चुनी थी, लोदी के द्वारा राजधानी इसलिए बनाया गया था क्योंकि आगरा से नियर बाई पड़ता है राजस्थान। राजस्थान जो मालवा वाला एरिया है, मालवा और गुजरात वाले मार्ग पर कब्जा करना एक उद्देश्य था इसका। ठीक है। और इसलिए हम देखेंगे इसने जो एक बड़ा शहर था और लोदियों की दूसरी राजधानी बनाई थी, इसको लोदियों ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी आगरा को। तो राजस्थान और गुजरात यानी जो मालवा वाला एरिया है, इस जो मार्ग होता है, इस मार्ग पर इसकी जो नजर थी उस पर अपना कब्जा करना इसका जो मोटो उद्देश्य होता है, इसलिए इसने आगरा को अपने हब के रूप में चुना था। ठीक है। चलिए काफी कुछ जान लिया इसके बारे में। आगे बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्टिंग की जो पॉलिसीज होती है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम, जो दो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, पहला हम बात कर रहे हैं, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति शुरू करी। बिल्कुल सही बात है, हमारा ये पहला ऑप्शन तो है हमारा, सही हो जाएगा। देखो जब हम स्टार्टिंग में इनके जो इनका जो एक कालक्रम या फिर इनकी जो कार्य प्रणाली होती है, जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1757 में इनके द्वारा प्लासी की लड़ाई की जा रही होती है। आपने अगर काफी फेमस हो, आपने सुना होगा, 1757 में प्लासी की जो लड़ाई करी जा रही होती है। देखो प्लासी का जो युद्ध होता है ना, दरअसल ये इन्होंने कपटपूर्ण और एक षड्यंत्र के द्वारा, ये जो राजाएं हैं जो और मुख्य जो अधिकारी थे उनको अपनी ओर मिला के, उसके द्वारा जो मीर कासिम और मीर जाफर वगैरह देखते हैं, उनको अपनी साइड मिला के, तो उसके द्वारा इस मतलब षड्यंत्रों के द्वारा इन्होंने इस युद्ध को जीता था। ठीक है। तो ये क्लाइव का टाइम पीरियड होता है, क्लाइव इस टाइम पर जो है गवर्नर होता है यहाँ पर बंगाल में। ठीक है। लेकिन जब हम 1757 के बाद 1764 वाला जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पर होता है बक्सर का युद्ध। यहाँ पर अंग्रेजों ने वास्तविक जीत हासिल करी थी जो है भारतीय शासकों के ऊपर। बक्सर के युद्ध में हम देखेंगे जो मीर जाफर मीर कासिम को जो है मतलब शासक बना दिया जाता है, फर्दर उससे शासन छीन के फिर से मीर जाफर को बना दिया जाता है। ये सारी चीजें हो रही होती हैं बक्सर के युद्ध में। ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के बाद ही हम देखेंगे 1764, उसके बाद होती है 1765 में जो हम बात कर रहे हैं, इलाहाबाद की संधियां होती हैं। दो इलाहाबाद की संधियां होती हैं, एक तो प्रथम इलाहाबाद की संधि, दूसरी इलाहाबाद की संधि। यानी कि एक होती है हमारी जो मुगल शासक है उसके साथ में, एक होती है हमारी अवध का जो शासक है उसके साथ में। और इन्हीं इलाहाबाद संधियों के द्वारा हम देखेंगे भारतीय राज्यों में जो रेजिडेंट्स की नियुक्ति है उसको शुरू कर दी गई थी। ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। दूसरा, कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। नहीं, स्टार्टिंग वाला टाइम पीरियड था उसमें सीधे सैन्य आक्रमण नहीं, यानी कि उसमें इनकी ये पॉलिसी होती थी कि ये मतलब धीरे-धीरे जो है पहले तो कोशिश करते थे कि भाई कुछ पॉलिटिकल तरीके हों, डिप्लोमेटिक तरीके हों, मतलब हर संभव कोशिश होती थी भारतीय राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाने की। लेकिन जब फाइनली बात नहीं बनती थी, तो जो अंतिम प्रयास है युद्ध के तौर पर, ये अंतिम प्रयास को सैन्य आक्रमण के रूप में ले लेते थे, ना कि सीधे ही। तो दूसरा ऑप्शन हम गलत मानेंगे। सही हम अगर बात करें तो केवल एक के साथ हम सही पे जाएँगे, ठीक है? यानी ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए भाई, यहाँ पर माहलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू करी गई थी, इसके बारे में पूछ रहा है हमें यहाँ पर। तो ठीक है, जो हमारी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है जो अंग्रेजों का, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, ये सही हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं इससे, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देख रहे होंगे। तो देखो भाई, जब हम अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली की बात करेंगे तो तीन हमारी भू राजस्व प्रणालियां होती हैं। कौन सी? पहला हम बात करेंगे जमींदारी प्रणाली, या तो आप इसको जमींदारी बोल सकते हैं या फिर आप इसको स्थायी बंदोबस्त भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है हमारा रैयतवाड़ी प्रणाली, ठीक है, रैयतवाड़ी प्रणाली। तीसरा आता है हमारा महलवाड़ी बंदोबस्त, यही जो महलवाड़ी जिसके बारे में हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम जब जमींदारी की बात करेंगे तो जमींदारी को शुरू कराया था किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, मैं उनको रिवाइज करा दूंगा आपको जल्दी जल्दी। कारणवाल इसके द्वारा जो है शुरू करा जाता है इसको, ठीक है। और बंगाल में ये लागू होती है। जमींदारी में क्या है, जमींदारों को मेन मुखिया बनाया जाता है और जमींदारों को बीच में बिचौलिया बना दिया जाता है। इन्हीं को जो है भूमि का स्वामी माना जाता है। इनको बोल दिया जाता है कि भाई आप जो है किसानों से जो रेवेन्यू है उसको इकट्ठा कीजिए, और कुल रेवेन्यू का जो है 10/11 जो पार्ट है, वो 10/11 पार्ट आप हमारे पास जमा कीजिए, 1/11 जो पार्ट है आप इसको खुद अपने पास रखिए।
ठीक है, ये बोला जाता है जमींदारी के संबंध में। ठीक, उसके बाद बात करेंगे रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी के बारे में हम बात करें तो रैयतवाड़ी में हम देखेंगे रैयतवाड़ी में क्या है, यहाँ पर जैसे जमींदार जो थे ना, जमींदार यहाँ पर जो बीच में थे, जमींदारों को समाप्त कर दिया गया। रैयत का मतलब होता है किसान, यानी कि डायरेक्ट किसानों को बोला गया कि भाई आप सीधे आइए और डायरेक्ट आके आप मतलब डायरेक्ट यानी कि अंग्रेजों को डायरेक्ट ही आप लगान देंगे जो किसान होंगे। बीच में जो जमींदार होंगे उन जमींदारों को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो डायरेक्ट एक जो रकम है वो निर्धारित कर दी गई थी कि इतनी परसेंटेज जो रकम होगी आप उसको भू राजस्व के रूप में आप हमें उसको डायरेक्टली जमा कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो जमीन थी उसको उस जमीन का मालिक बना दिया गया किसानों को, जबकि जमींदारी व्यवस्था में जमीन का जो मालिक होता था वो जमीन का मालिक होता था हमारा जो जमींदार होता था। ठीक है, जमींदार की ही पूरी यहाँ पर हीरोगिरी चल रही होती थी। लेकिन जब हम मालवाड़ी की बात करेंगे तो जो हमारा हॉल्ट मैकेंजी वगैरह है इनको हम मालवाड़ी के जो रूप में देख रहे होंगे, हेक्टर मुनरो हम यहाँ ऊपर देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मालवाड़ी में जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसके हम जो है देखते हैं इसका यूज। तो मालवाड़ी में होता था क्या था, महाल का सिंपल सा मतलब होता था गांव या फिर जो है परिवारों का समूह, एक गांव का समूह। तो महाल का मतलब यही होता था। महाल में क्या होता था, गांव के सारे किसान इकट्ठे होते थे, गांव के सारे किसान एक ग्रुप बनाते थे, या फिर गांव का जो मुखिया होता था उसके द्वारा, यानी पूरा गांव इकट्ठा होकर जो है लगान देता था अंग्रेजों को। इसको बोलते थे मालवाड़ी। हमारे यूपी वाले एरिया में ये मालवाड़ी है, इस यही प्रचलित होती है। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया इसका। तो जब हम यहाँ पर टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो मालवाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे यहाँ पर जो हमारी मालवाड़ी लागू होती है, हॉल्ट मैकेंजी मैंने आपको बताया। और ये अगर इसके टाइम पीरियड की बात करेंगे कब इसको शुरू कराया था, तो 1822 वाला जो है टाइम है, इसको जो है इस टाइम पर शुरू कराया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो कि डी डी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, गांव के स्तर पर यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया, या तो गांव का प्रधान होता था या फिर मुखिया होता था, या तो वो या फिर डायरेक्टली गांव के जो सारे लोग हैं वो जाके अपना जो है लगान वो देते थे। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा हो जाए। यहाँ पर जो जितनी भी हमें प्रणाली है हमने ओवरव्यू ले लिया इनका, आपको अच्छे से रिवीजन ऑलमोस्ट हो गया। यहाँ पर आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ करा गया था। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ कराया गया। देखो भाई, हम दक्षिण भारत में सम सम्मान को जो आंदोलन है इसको देख रहे होते हैं। आत्मसम्मान जो आंदोलन है इसमें होता क्या है, देखिए दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारत में क्या है, जो गैर ब्राह्मण लोग हैं या फिर निम्न जाति के या फिर जो दलित समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा हम देखते हैं कि काफी भेदभाव उन्हें वहां पर देखने को मिलता है। उन्हें क्या है, वहां पर मंदिरों में उनके उनको एंट्री नहीं दी जाती है, मंदिर में एंट्री नहीं दी जा रही होती है। तो जो ब्राह्मण विरोधी ये आंदोलन पनपता है दक्षिण भारत में, यानी कि ब्राह्मणों के विरोध में ये आंदोलन आता है। और ये किसके पक्ष में था, जो दलित समुदाय थे उनके पक्ष में था। तो अब जो हम देखेंगे यहाँ पर आत्मसम्मान आंदोलन है किसके द्वारा चलाया जा रहा होता है, तो जो ईवी रामास्वामी जो नायकर जी हैं, इन्हें ईवी रामास्वामी नायकर जी, इसको इनका जो दूसरा नाम था उनको हम पेरियार के नाम से भी जान रहे होते हैं। ठीक है, तो पेरियार के नाम से भी जान रहे होते हैं। तो दक्षिण में हमें केरल में देखने को ये मिलता है। इसको हम बोलेंगे आत्मसम्मान आंदोलन या फिर मंदिर प्रवेश आंदोलन भी हम इसको बोलते हैं, यानी कि दलित लोगों के द्वारा मंदिर के दरवाजे खुलाए गए, उनको प्रवेश कराया गया। ये सारी क्रियाविधियां हम देख रहे होते हैं अपने इस आंदोलन के अंतर्गत। ठीक है, टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो 1925 का टाइम पीरियड होता है जब ये आंदोलन चलाया जा रहा होता है। ठीक, यहाँ पर हमने ये देख लिया है। और ये यहाँ पर पिछड़ी जातियां और जो दलित लोग थे उन्हीं के अधिकारों को लेकर सारी जो बातें वो बातें करी जा रही होती हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने देख लिया, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु थी। देखिए बड़ा ही कितना खतरनाक सा क्वेश्चन पूछा है, एज पूछ ली है। अब ये तो हर कोई जानता है कि गांधी जी 1914 में वापस आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि जो अब्दुल्ला जी है उनका जो दक्षिण अफ्रीका में उनका मुकदमा लड़ने गए थे, वहां पर भी उन्होंने अपने कुछ सत्याग्रह वगैरह चलाए थे, आंदोलन अपने चलाए थे, साथ में जो वहां पर भेदभाव हो रहा था उन सारी चीजों को देख के। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि जब 1914 में गांधी बाबा वापस भारत आए थे तो उस टाइम पर उनकी एज क्या थी, ये पूछा जा रहा है हम पे। ठीक है, तो देखो भाई, अगर हम थोड़ा सा पहले ओवरव्यू देखेंगे उसके बाद हम आंसर पे जाएंगे। गांधी बाबा की बात करें 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है। और हम बात करेंगे तो जो 1914 ये कभी कई जगह आपको 14 मिलेगा, कई जगह आपको 15 मिल जाएगा। तो जब 1915 की हम बात करेंगे तो गांधी बाबा 46 वर्ष के थे उस टाइम पे। ठीक है, 40 वर्ष के होते हैं उस टाइम पर ये भारत में आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं भारत में आके, दक्षिण अफ्रीका से भारत में आके कई जगह पर ये अपने हम बात करेंगे स्टार्टिंग में तो 1915 में आते हैं, 2 साल बाद ही 17 में चंपारण में अपनी कार्यविधि शुरू कर देते हैं। चंपारण में जो नील किसान आंदोलन है उसमें अपना भाग ले रहे होते हैं। 18 में मेल हड़ताल में बाद जाएंगे, ठीक है, खेड़ा में जाएंगे, उसके बाद एनसीएम में, फिर उसके बाद जो है आजादी की लड़ाई में लेटर ऑन गांधी अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। 40वां,
इकोनॉमी से क्वेश्चन से हमारे आप देख लेंगे, किसी बैंक का सीआरआर के बारे में निर्धारित करा जाता है, आरक्षित नकद निधि अनुपात इसके बारे में। देखो इसीलिए मैं थोड़ा जोर देता हूँ आपको, जो ऑप्शन हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट है, मान लो यहाँ पर सीआरआर आ गया तो मैं आपको सीआरआर के बारे में बताऊंगा। अब मैं सिर्फ आपको ये ऑप्शन लगा के बता के निकलता जाऊंगा आगे कि भाई इसका आंसर ये हो जाएगा, तो क्या ही मतलब है उसका। जब तक आप थोड़ा सा जो रिवाइज ना करें क्वेश्चन की सहायता से, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो टेस्ट है जो नॉर्मल लोग सब लोग कराते हैं यूट्यूब पे, आप देखते होंगे सिंपली लोग सिंपल लोग बताएंगे, ये बोल देंगे ये इसका आंसर है। मेरे हिसाब से उससे कोई फायदा नहीं है। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है आप फैक्ट बता के आगे निकल सकते हैं, लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, अदरवाइज फिर टेक्स्ट को लगाने का कोई मतलब नहीं है। और यही हमारी यूएसपी है, जीएस उमर की यही यूएसपी है कि जो हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये मैं कोशिश करता हूँ और आप लोग ये फील भी करते होंगे, आप कंटिन्यूसली अगर जीएस उमर के आप टेस्ट लगा रहे हैं, कि जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको उनको कितनी बेहतरी से उनको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। एनीवेज चलते हैं हम सीआरआर के बारे में। तो देखो भाई, सीआरआर होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो हम इसको बोल रहे होते हैं, ठीक है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर होता क्या है, ठीक है, देखो ये एक ऐसा रेशियो होता है, ये एक ऐसी जो रेट होता है जिसको आरबीआई के द्वारा निर्धारित करा जाता है। किसके लिए निर्धारित करा जाता है, जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, जितने भी हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनके लिए इस राशि को, इस दर को निर्धारित करा जाता है। अब सीआरआर में होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा होता है, जितने भी बैंक है ना, उन बैंकों का जितना एनडीटीएल होता है, यानी टोटल जो उनकी पूरी राशि होती है एनडीटीएल, उस एक निश्चित जो हिस्सा है, एक निश्चित जो भाग है, उन सारे बैंकों को आरबीआई के पास इस भाग को रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई के पास हम इसको रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में जैसे बात करी जा रही है ना स्वयं वाणिज्य बैंक द्वारा, तो वाणिज्य स्वयं के पास तो जो बैंक है उसको एसएलआर बोलते हैं, यानी कि स्टेचुटरी उससे सांविधिक तरलता, लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोलते हैं, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसको बैंक अपने पास रखते हैं। लेकिन जो सीआरआर की बात करेंगे तो सीआरआर आरबीआई के पास रखा जाता है बैंकों के द्वारा, ठीक है, ये चीज हम देखते हैं। और इसमें क्या है, सीआरआर देखो भाई इसलिए रखा जाता है कि ये मान लीजिए कोई, हाँ एक ये बाध्यकारी प्रावधान होता है कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उनको रखना ही होगा, कोई विकल्प इसका नहीं है। ये कि मान लीजिए कोई बैंक पे कोई शौक लगा बैंक को, या फिर कोई इमरजेंसी में ये सारी चीजों को, यानी कि एक बफर के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं बैंक, जरूरत पड़ने पर आरबीआई हेल्प करता है इन सारी चीजों में। तो ध्यान रखना है, सीआरआर रिजर्व बैंकों द्वारा रखा जाता है, द्वारा निर्धारित करा जाता है और रिजर्व बैंकों के पास ही रखा जाता है। जबकि हम एसएलआर की बात करेंगे तो ये निर्धारित आरबीआई के द्वारा ही करा जाएगा, लेकिन रखते हैं इसको बैंक खुद के पास, ठीक है। चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे होंगे। मुद्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है, यानी कि मॉनेटरी के संबंध में पूछ रहा है हमें, कौन कौन से जो ऑप्शन है हमारे वो सही हो जाएंगे मुद्रा के संबंध में, ठीक है। चलो पहला देखेंगे हम, आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। बिल्कुल से ठीक बात है, जब आय में वृद्धि होगी तो मुद्रा में वृद्धि होगी। देखो पहले ऑप्शन की मैं बात करूं, मान लीजिए आज आप की कहीं जॉब लगी है और आप मान लीजिए आप आज 60,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। अब आज अगर आप 60,000 रुपए कमा रहे हैं तो आय में वृद्धि हुई है आपसे, इससे मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, तो सीधी सी बात है डिमांड आपकी जो है ज्यादा बढ़ रही होगी, आप ज्यादा पैसा खर्च रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे, ठीक। तो अब जितना मुद्रा की मांग में भी उतनी वृद्धि हो रही होगी, जितनी बड़ी मुद्रा होगी, जितना ज्यादा एक्सचेंज आप कर रहे होंगे उतनी ज्यादा वृद्धि हो रही होगी। आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आप खर्च भी ज्यादा करेंगे, इसलिए जो जो मांग वृद्धि है सही से ये एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो हम हमारा जो पहला ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ठीक। दूसरा, ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग में जो है मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। नहीं नहीं भाई, ऐसा कैसे होगा, देखिए मान लीजिए बैंक है आज, ठीक है, बैंक है आज, बैंक आपको लोन दे रही है कोई 6% रेट पे, ठीक है। और मान लीजिए 10 दिन बाद बैंक के द्वारा ये जो 6% रेट था इसको 10% रेट कर दिया जाता है, यानी कि ऊंची ब्याज दरें कर दी जाती है, यानी ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं। अब आप एक बात बताइए, आपको पता था भाई पहले 6% पे ये लोन मिल रहा था, आज हम ये 10% पे लोन मिल रहा है, तो जब ये दरें बढ़ा दी जाएंगी तो जो कस्टमर हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो लोन लेने के लिए ज्यादा आएंगे या कम आएंगे, कम आएंगे भाई, क्योंकि अभी उनको ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ेगा, 10% अभी देना पड़ रहा है उनको। अगर मान लीजिए हो सकता है वो इंतजार करेंगे कि जो पहले वाला रेट था 6% था, हम तो इसी पे लोन लेंगे, 10% पे अभी नहीं लेंगे। तो अगर रेट बढ़ा देंगे तो आप तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी नहीं, बल्कि मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। देखिए ये सारे जो टूल्स है ना, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इन टूल्स को जो है मार्केट में अप्लीकेबल करा जाता है। क्यों, ये देखिए जब जितनी भी हमारी जो दरें होती हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, अगर उन इंटरेस्ट, देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा गलत, यहाँ पर अपोजिट था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखो इकोनॉमी में जितने भी लिक्विडिटी को या फिर तरलता को जितने उसको मैनेज करने के लिए जितने भी टूल्स होते हैं, यदि आप उन टूल्स में से हम देखेंगे जो रेट्स होते हैं, जो इंटरेस्ट के जो रेट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में
सबसे ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, आप जब ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए आरबीआई के द्वारा जितने भी रेट हैं उनको बढ़ा दिया ज्यादा, यानी कि जितनी भी ब्याज दरें हैं उन सबको, जितने भी रेट है अगर उनको ज्यादा बढ़ा दिया, तो यानी कि ब्याज महंगी हो जाएगी, ब्याज दरें अधिक हो जाएंगी। ब्याज दर अधिक हो जाएंगी तो लोग लोन लेने के लिए कम आएंगे। लोग लोन लेने के लिए कम आएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो डिमांड है मनी की, वो डिमांड जो है मनी की डिमांड कम हो रही होगी। और इस तरह हम देखेंगे जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन है, यानी कि महंगाई है और जो मंदी की स्थिति है, उनको हम कंट्रोल कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ जो मैं चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो मंदी और जो महंगाई, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति है, आप उससे कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से। एमजीटी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रियल जो जीन थेरेपी है, इसके संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है, इसके संबंध में कौन से जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस कौन कौन से सही होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई हम कौन से ऑप्शंस इसके बारे में सही होने वाले हैं। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो इसका उपयोग माइट्रोकॉन्ड्रियल रोगों की वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए करा जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। देखिए अब एमजीटी के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूंगा क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसी बात भी नहीं है करंट का स्टैटिक क्वेश्चन है हमारा। देखो भाई होता क्या है, मान लीजिए एक फीमेल है, ए नाम की फीमेल है, अब ई नाम की फीमेल है, और है क्या, इनके कोई जो इनके अंदर उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर इनका इनके जो अंदर इनका जो यूट्रस है, या फिर इनकी जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स हैं, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई ना कोई जेनेटिक रोग है, यानी कि कोई आनुवांशिक क्रम है, आनुवांशिक जो बीमारी है। अब अगर इन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया, इन्होंने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया, तो इनके जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो आनुवंशिक बीमारी है वो इनके बच्चे में भी ट्रांसफर हो रही होगी। अब ये नहीं चाहती कि भाई मेरा जो बच्चा है वो बीमारी के साथ, ये जो बीमारी मेरे पास है, वंशानुगत जो बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, वो मेरा बच्चा भी ऐसा ही पैदा हो। तो ये क्या करेंगे, एमजीटी जिसको हम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हम थ्री पेरेंट बेबी की जो है संकल्पना देख रहे होते हैं। थ्री पेरेंट बेबी में क्या होता है, तीन लोगों के द्वारा हम जो बच्चे यहाँ पर बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, तीन लोगों के द्वारा कैसे, ए और बी, यानी कि ये जो ए महिलाएं थी और बी नाम का पुरुष जो कि इनका पति होता है। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों साथ में आते हैं, बी का जो है स्पर्म होता है जो पति होता है इनका, और इनका जो होता है ओवम होता है, यानी कि इनका जो अंडाणु होता है वो, और बी होता है इनका जो शुक्राणु होता है। इन दोनों को ले रहे होते हैं, और इन दोनों में से क्या कर रहे होते हैं, जो ए महिला थी, इस महिला की जो ये ओवम अंडाणु है, इस अंडाणु की जो कोशिका है, इसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम निकाल देते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो तीसरी है, एक डोनर मदर लेते हैं, सी नाम की जो महिला है उसको डोनर मदर के रूप में हम मान रहे होते हैं, उसको डोनर मदर बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये माता का जो ओवम है, ठीक है, माता का जो ओवम है, जो अंडाणु है, इन दोनों को निषेचित कराते हैं, जो मतलब ये जो डोनर माता है, इनके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इनका जो माता का जो माइटोकॉन्ड्रिया में माता का जो ओवम है, माता को ओवम इनके अंदर जो गर्भ में प्रवेश करा दिया जाता है, और इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया था, जो ए थी, जो जैविक माता थी, इनका माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल से निकाल दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया यूज करा जाएगा, ये जो डोनर माता है इनका, और यहाँ पर इनका निषेचन करा के, बी और सी का, इनके जो सेल्स हैं उनका निषेचन करा के जो है गर्भ में बच्चा पैदा हो रहा होता है, इनको डोनर मदर बोलते हैं, सी के गर्भ में। और सी के गर्भ में, यानी कि देखिए जैविक रूप से माता बच्चा होगा ए का और बी का ही, लेकिन जो इनके गर्भ में पल रहा होगा ये बच्चा, इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको यूज करा जाएगा। इसको बोलते हैं हम जो है इस तरह से, इसको जो थ्री पेरेंट बेबी है, इस संकल्पना को हम यहाँ पर देख रहे होते हैं, जो जेनेटिक बीमारी है उसको रोकने के लिए। आशा करता हूँ एमजीटी जो थेरेपी है वो आपके एक समझ में एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, दूसरा, इसका उपयोग थ्री पेरेंट बेबीज के विकास, बिल्कुल सही बात है, वही चीज है जो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों, यानी कि सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, मांसपेशियां किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती है। देखिए भाई यहाँ पर पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है, टिश्यू के बारे में पूछा जा रहा है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं ना बॉडी में, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम दो तरह के टिश्यूज की बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक तो होता है हमारा टेंडन, एक होता है हमारा लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो जो हमारे दो तरह के जो हम टिश्यू हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो टिश्यू देखिए, एक तरह के टिश्यू तो ऐसे होते हैं जो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, बोन से बोन को, यानी कि ऐसे जो जॉइंट्स हैं हमारे, जहां से हड्डी जुड़ी हुई है, वहां पर जो बीबीएम है। ठीक है, तो ये जो वहां पर बात कर रहे होंगे हम लिगामेंट, यानी कि जो लिगामेंट टिश्यू होगा हमारा, वो हड्डी से हड्डी को जोड़ रहा होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। लेकिन जो ऐसा टिश्यू जो बोन को मसल से जोड़ रहा होगा, यानी कि जो हड्डी से मांसपेशी को जोड़ रहा होगा, ऐसे का जो टिश्यू है उनको बोलेंगे हम टेंडन। टेंडन बोलते हैं हम ऐसे टिश्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में अवेलेबल है उनके द्वारा हम देख लेंगे। तो जो यहाँ पर कंडरा दिख रहा है ना, आप इसको, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन। ठीक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो दोनों टिश्यूज को मैंने बता दिया, आप ट्रिक बना लें चाहे कैसे भी याद कर लें। लिगामेंट और टेंडन दो टिश्यू ऐसे हैं, इनसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे। आप ध्यान रखेंगे, बीबी है वो लिगा से, और बीएम है ये टेंडन से, ये इसको जोड़ेगा। तो दोनों टिश्यूज आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, टेंडन के बारे में बात करेंगे तो मैंने बता दिया आपको, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ेगा, और ये एक मजबूत और सीमित लचीलेदार जो रेशेदार एक जो है ऊतक होता है हमारा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 44वां क्वेश्चन है हमारा, स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? देखिए जो स्टेडियम में जो मैक्सिमम आपने जो स्टेडियम्स होते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं, उनमें जो मैक्सिकन तरंग होती है वो किसका एग्जाम्पल होते हैं? ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो पूछ रहा है, यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो देखो भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंगे तो वो तरंगे होती है जो हम देख रहे हैं, हमारा जो प्रकाश आता है जो कि निर्वात में भी चल सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इनको किसी भी माध्यम की जो है जरूरत नहीं होती, इनको बोलेंगे हम EMW, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, तो ये और ये जो हमारा सूर्य ताप है, जो विकिरण है, हमें इसी रूप में प्राप्त होता है, ये तो नहीं होगा। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। अब और जो दूसरी अनुदैर्घ्य तरंगे, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उनको बोलते हैं हम अनुदैर्घ्य तरंगे। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ध्वनि तरंगे कौन सी हैं और जो प्रकाश तरंगे कौन सी हैं। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि प्रस्थ में, अनुप्रस्थ में प्र आ रहा है तो ये प्रकाश तरंग होगा, और अनुदैर्घ्य में ध आ रहा है तो ये ध्वनि तरंग होगा। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो वो स्टेडियम में जो मैक्सिकन तरंग होती है उसमें क्या लाइट ही होती है बहुत जबरदस्त, तो वो एक प्रकार का जो है अनुप्रस्थ तरंगे होगी। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखे होंगे, ये अनुप्रस्थ, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, प्रकाश तरंग कौन सी होगी, प्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी होगी, ध्वनि तरंग। एग्जाम में कई बार लाइट और जो साउंड है, ये चैप्टर है जो फिजिक्स का, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं साइंस में। ठीक है, तो क्योंकि देखिए मेरी जो एक्सपर्टीज है सब्जेक्ट्स की वो है पॉलिटी एंड साइंस में, तो मेरे को पता रहता है कि हमसे कहाँ से कौन सी चीजें आ रही हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो लाइट है यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही आते हैं कि जो प्रकाश है, एक तो बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। जो प्रकाश तरंग है पूछ लेगा आपको एग्जाम में डायरेक्टली, क्योंकि प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है। तो आप ज्यादातर कंफ्यूज इन्हीं दोनों में इसीलिए होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन चीजों को बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये अनुप्रस्थ तरंगों का ही उदाहरण है। हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, जो ध्वनि तरंगें होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगें होती हैं हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 क्वेश्चन है हमारा, फॉस्फोर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फॉस्फोर कोशिकाओं की बात कर रहा है यहाँ पर। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ऑप्शंस दे रखा है हमें, वृक्क में, यकृत में, थायराइड में, क्षुद्रांत में। तो भाई वृक्क को क्या है, वृक्क को क्या होता है, हमारा किडनी को बोलते हैं हम वृक्क। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी में नाम ऐसे होते हैं। यकृत को बोलते हैं हम लीवर, थायराइड थाइवर, और क्षुद्रांत होता है, आई थिंक शायद इंटेस्टाइन को क्षुद्रांत बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ उस बारे में। ठीक है, तो फुक्कर कोशिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो मैक्रोफेज में बात कर रहे होते हैं हम। ठीक है, जो लीवर होता है हमारा, फुक्कर कोशिकाएं पाई जाती है हमारे लीवर में। और लीवर में जो मैक्रोफेज जो शरीर में सबसे ज्यादा संख्या में मिलने वाले जो ऊतक होते हैं, उनको मैफ्रोज बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्रोफेज, शरीर में सबसे ज्यादा जो कोशिकाएं मिलती हैं उन्हें मैक्रोफेज बोलते हैं, और इन्हीं को यही यकृत में पाई जाती है हमारी ये सेल्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यकृत। देखो यकृत है, अगर हम ग्रंथि की बात करें तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और यकृत हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग होता है जो अपने आप में मतलब स्वतः वृद्धि करने की जो क्षमता भी रखता है। कैसे? अगर किडनी, मान लीजिए आपकी अगर किडनी फेल हो जाती है, फिर किडनी टूट फूट कट फट जाती है, तो भाई ये दोबारा जो है रीग्रोथ नहीं कर सकती। लेकिन लीवर में आपने कई बार ये सुना होगा, किसी व्यक्ति का लीवर जो स्पेशली जो ज्यादा लोग अल्कोहल जो ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उनका लीवर खराब हो जाता है, किसी भी वजह से कुछ लीवर का पार्ट है वो खराब हो जाता है। तो डॉक्टर्स के द्वारा सर्जरी ऑपरेशन करा जाता है, वो लीवर को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर में ये क्षमता पाई जाती है कि जो सही हिस्सा है इसका, वो अपने आप को कुछ दिन में दोबारा से रीग्रोथ कर लेगा। आपने लीवर डोनेशन भी सुना होगा ना, उसमें यही चीज होती है, लीवर का कुछ हिस्सा काट के जो है डोनर के द्वारा वो पेशेंट में जो है इम्प्लांट कर दिया जाता है, और थोड़ा सा हिस्सा काट के जो है इम्प्लांट करा जाता है, और लेटर ऑन ये हिस्सा बड़ा होके पूरा एक बड़े लीवर के रूप में अपना जो है रूप धारण कर लेता है। ठीक है, लीवर की क्वालिटी आप ध्यान रखेंगे। और जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है, इसके बारे में आपको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स के है। निम्न में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी करी थी? भविष्यवाणी से पहले अब हम ब्लैक होल के बारे में, ठीक है, ब्लैक होल होते क्या हैं इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, और ये जो सबसे पहले ब्लैक होल का जो बैकग्राउंड है उसके अगर हम बारे में बात करें, देखो एक तारा होता है, तारे का जन्म होता है, वो अपनी पूरे जीवन जीता है, और अंत में जो जो है तारा वो मर जाता है। ठीक है, अंत में जो तारा है मर जाता है, और जो सिमट जाता है, ठीक है, सिमटा हुआ तारा ही, उसी को बोलते हैं ब्लैक होल। अब मान लीजिए ब्लैक होल क्या होते हैं भाई, ये हमें ना तो नंगी आंखों से देख सकते हैं, ना हम ये दूरबीन के द्वारा देख सकते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, इनके अंतर्गत जो ब्लैक होल्स है ना, ये एक मरा हुआ तारा होता है जो कि सिमट गया होता है पूरी तरह से। अब ये जो तारा मर जाता है, तो ये इसमें इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें जो जी होता है ना, यानी ग्रेविटेशन, इसमें ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा होता है। इवन इतना ज्यादा ग्रेविटेशन होता है कि कोई भी चीज है ना, ये इससे जो है रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाने देता ये, है ना। तो ये जो ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल है ब्लैक होल के अंतर्गत बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हम भाई अगर हम इसको देख भी नहीं सकते नंगी आंखों से, तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है। इवन हम इसको दूरदर्शी से या फिर हम किसी भी जो हमारे दूरदर्शी यंत्र होते हैं उनके द्वारा भी नहीं देख सकते। अब इसका हम पता कैसे करेंगे? हम क्या होता है, देखिए
देखिए इसका पता हम कैसे करते हैं, हम इसका पता करते हैं प्रकाश के जो पथ का विचलन है ना, उस पथ के विचलन के द्वारा हम इसका पता करते हैं। कैसे हम इसका पता करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारा ब्लैक होल है जो हमने यहाँ पर बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष में यहाँ पर हम प्रकाश तरंगें यहाँ पर छोड़ रहे होते हैं इस तरह से सीधा, मान लीजिए थोड़ा ऊपर बना दिया मैंने, थोड़ा सा नीचे में यहाँ पर बनाऊंगा। मान लीजिए हम यहाँ पर प्रकाश तरंग छोड़ रहे थे, यहाँ पर ये अपना सीधा आराम से प्रकाश तरंगें सीधे आ रही थी यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर ब्लैक होल आता है, अचानक से क्या होता है, हमारी प्रकाश तरंग जो सीधी जा रही थी, ये जो ग्रेविटेशन क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा था, ये इस प्रकाश तरंग को अपने अंदर पूरी तरह से खींच लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा था, और ये प्रकाश तरंग यहीं की यहीं गायब हो जाती है। इसमें ग्रेविटेशन इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश तरंग यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ पाता। ठीक है, और अब हम ये चीज जानते हैं कि अगर हमें कोई चीज देखनी है, हमारी आंखें इसी तरह से किसी चीज को देख पाते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आंख है, तो हम इस चीज को जब भी देख पाएंगे, यहाँ पर लाइट पड़ रही है और ये परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंख पर पड़ रही है, तभी हम इस चीज को देख पाते हैं। अब जब ये यहाँ पर प्रकाश तरंग जा रही थी और ये वापस ही नहीं आ रही परावर्तित होकर, तो भाई हम इसको देख कैसे सकते हैं? तो यही हम चीज देखते हैं, ब्लैक होल को हम पता है ऐसे ही लगा रहे होते हैं। ऑल्दो हम डॉपलर जो प्रभाव है उसके द्वारा भी हम इसकी जो है इसको कंफर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लैक होल कैसे बनता है, क्या इसकी क्रियाविधि होती है, सारी चीज हमने ब्लैक होल के बारे में देख ली। सबसे पहले जो ब्लैक होल की जो हम भविष्यवाणी इसके बारे में देखें, तो जॉन मिशेल के द्वारा जो सबसे पहले इनके द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण, पलायन वेग और प्रकाश के बीच संबंध इनके द्वारा स्थापित करा गया। और ब्लैक होल की जो सबसे पहले भविष्यवाणी करी जाती है, जॉन मिशेल के द्वारा करी जाती है। लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, उसका उपयोग करके जो श्वार्ज़ चाइल्ड है उनके द्वारा इसके अस्तित्व का अनुमान जो 130 वर्ष पहले ही ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी करी गई थी इनके द्वारा, ये जो मिशेल के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें देख ली, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में देख ली। होपफुली आपका अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो ब्लैक होल के बारे में आपको कोई कंफ्यूज रहेगा नहीं अब। ठीक है, चलिए, विद्युत आवेश का अंतरराष्ट्रीय एसआई जो इकाई है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, विद्युत आवेश का यानी कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, इसकी जो एसआई कूलोम जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एम्पियर, वोल्ट, वॉट और कूलोम। तो जो कूलोम होगा ये हमारा विद्युत आवेश की जो है मात्रक हो रहा होगा एसआई। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमने ये देख लिया इसके बारे में, सिंपल सा बस मात्रक पूछ रहा सॉरी मात्रक पूछ रहा था, और कुछ है नहीं इसमें जब बताने लायक। निम्न में से कौन सी क्षार धातु नहीं है ना, नहीं है पूछ रहा है इनमें, तो कौन सी क्षार धातु इनमें से जो नहीं है, जो ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये जो तीनों हैं सारी ये हमें क्षार धातु मिलेंगी। ठीक है, ये बेस हैं और साथ में मेटल भी हैं। लेकिन हम Mg की बात करेंगे, मैग्नीशियम बात करेंगे, तो देखो और भी अगर इसमें हम कुछ बात करें जो क्षार धातु की बात करें, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सारे आ जाएंगे हमारे क्षार धातु में। लेकिन जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम इसमें जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो अगर हम अगर बात करें तो ये जो क्षार धातु हैं, तो ये क्षार धातु की बात करेंगे तो इन्हें जो बटर जो नाइफ होता है आसानी से इनको काटा जा सकता है। और जो सीजियम है उसकी बात करें तो यह हथेली पर पिघल भी सकता है, गलनांक इनका बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो मैग्नीशियम है हमारा, ये मृदा धातुओं की श्रेणी में आएगा, ना कि क्षार धातुओं की श्रेणी में। ये चीज ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर हाँ ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर पीवाईक्यूज वगैरह देखेंगे सारे स्टेट पीसीएस के, तो ये क्वेश्चन आपको अल्टीमेट टाइम मिल रहा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो एसिड्स हैं यानी अम्ल हैं और इनके स्रोत हैं, इनके बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला ही हमारा सुमेलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मेथेनोइक एसिड है ना, हमारा जो मेथेनोइक एसिड होगा, मेथेनोइक एसिड हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पर बता रहा है ये नींबू में। नींबू तो खट्टे फल हो जाते हैं, खट्टे फलों में मिलता है हमें क्या, खट्टे फलों में मिलता है हमें एस्कोर्बिक एसिड, ये ध्यान रखेंगे आप। एस्कोर्बिक एसिड मिलता है हमें, जो खट्टे फल होते हैं उनमें मिलता है। जबकि मेथेनिक अम्ल हमें कहाँ मिलता है, मेथेनिक अम्ल मिलेगा हमें चींटी का या फिर बिच्छू का जो डंक होता है ना, वो जो डंक काटते हैं हमें, और उस टाइम पर जब जो जलन और या फिर जो दर्द पैदा होता है, वो मेथेनिक एसिड के द्वारा ही पैदा हो रहा होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत, सही नहीं पूछ रहा है, और पहला ही गलत हो जाएगा हमारा। अगला हम देख लेते हैं, एसिटिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल सिरका में ही मिलेगा, टार्ट्रिक एसिड इमली में मिल जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में मिल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा और मैं एसिड्स आपको बता देता हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और एसिड आता है हमारा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक का मतलब जहां भी आपको लैक्टो मिल जाए तो वहां दूध दही पर चले आएंगे आप, तो ये दूध जो खट्टा दूध या फिर दही होगा वहां पर हमें लैक्टिक एसिड मिल रहा होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, साइट्रिक एसिड मिल जाएगा आपको, जो मैंने बताया था खट्टे फलों में ऑरेंज वगैरह होंगे वहां पर आपको साइट्रिक एसिड मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे नींबू में भी साइट्रिक एसिड मिल जाएगा आपको, और ये टमाटर एसिड था और मैथोनिक एसिड मैंने आपको बता दिया। जो मेजरली एसिड से हमने यहाँ पर कवर कर लिए, देख लिया सबको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा यानी कि वो सोडा जो हम पकाने में या फिर बेकरी वगैरह में खाने पीने में हम जिसका जो सोडा का यूज कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं बेकिंग। आप याद रखेंगे कई बार क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जाता है कि खाने में या फिर बेकरी में जो यूज करने वाला सोडा है वो कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे बेकरी यानी बेकिंग। तो खाने पीने में बेकरी क्या है, खाने पीने की चीजें आती हैं उसमें बेकरी में, तो ध्यान रखेंगे जो खाने पीने में यूज होने वाला सोडा है उसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। यहाँ पर हमारे सूत्र पूछा जा रहा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकरी बाई बेकिंग, आप इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे, बेकरी बाई बेकिंग यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट होगा, क्योंकि कई जगह आपको सोडियम कार्बोनेट भी मिल जाएगा, तो ध्यान रखना है सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ध्यान रखेंगे तीनों चीजों को, बाई बेकिंग और बेकरी, यानी कि खाने वाला जो सोडा होगा ये इसका सूत्र ये हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, मैं कोशिश मतलब आशा करता हूं कि आपको ये चीजें थोड़ा सा मैं जो समझा रहा हूँ ये आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। निम्न में से कौन से जानवर पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो देखो भाई पराश्रव्य और श्रव्य ध्वनि के बारे में आपको बता दूं, साउंड से क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आपको साउंड और जो लाइट है यहाँ से क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो देखो साउंड के बारे में बात करें तो ऐसा साउंड जिसको मैं और आप हम जो इंसान लोग हैं वो सुन सकते हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो कितनी होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी मिलेगी आपको 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, इसको हम बोलेंगे ऑडिबल साउंड या फिर श्रव्य ध्वनि इसको बोलेंगे। लेकिन जब हम 20,000 से अधिक में पहुंच जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम पराश्रव्य ध्वनि। यानी ये जो पराश्रव्य ध्वनि होती है ना, इस पराश्रव्य ध्वनि का मतलब ये होता है कि इस पराश्रव्य ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते। ठीक है, यानी इंसान के कान है वो उसको नहीं सुन सकते क्योंकि बहुत ज्यादा होती है। ये जो पराश्रव्य ध्वनि है, इस पराश्रव्य ध्वनि को सुनते हैं हमारे जो डॉल्फिन और चमगादड़ होते हैं। ठीक है, तो डॉल्फिन और चमगादड़ की अगर हम बात करें ये कैसे सुनते हैं, तो आपने देखा होगा ना, जो आपने डॉल्फिन पार्क देखे होंगे आप गर्मियों में, स्विमिंग पूल्स वगैरह हम जाते होंगे, तो जो डॉल्फिन देखा है ना आपने, वो साउंड के द्वारा ही चलती है, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो जितने भी उसके जो साउंड्स हैं उन साउंड्स के द्वारा ही उसको जो है कंट्रोल करा जाता है। जो देखा हो ना आपने, उसका एक इंस्ट्रक्टर होता है जो सीटी बजाता है, तो इसी के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो डॉल्फिन इसी के द्वारा जो है यूज कर रही होती है। जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ की भी आंखें नहीं होती, हालांकि चमगादड़ होता तो स्तनपायी है डॉल्फिन भी, लेकिन ये क्या है इनकी में, ये जो अपना आगे देखा है ना आपने रात में जो चमगादड़ उड़ रही होती है, तो ये जो परासर ध्वनि होती है जिसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, इन पराश्रव्य ध्वनियों को ही उत्सर्जित करती है, और सामने आने वाला अपना इनका जो शिकार है या फिर जो बैरियर है, आप देखेंगे ना ये रात में ऐसे गोल गोल चक्कर लगा के रूम में उड़ रही होती है या फिर बाहर कहीं भी उड़ रही होती है, तो आप देखते हैं कि ये कभी टकराती क्यों नहीं दीवार से, क्यों? क्योंकि ये जब उड़ रही होती है ना तो उड़ते टाइम ये पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रही होती है, और सामने आने वाले जो बैरियर होता है, बाधाएं होती है, उसको पहले ही पता कर लेती है और मुड़ जाती है तुरंत ही। ठीक है, तो ये इस तरह से कार्यप्रणाली कर रही होती है। तो ये दोनों डॉल्फिन और चमगादड़ दोनों ही ये जो ध्वनि को उत्पन्न कर रहे होते हैं, हमारा ये डी है इसका राइट ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस ये जो वैसे 50 क्वेश्चन कराते हैं एक आपको मिल गया, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन हमारा कम हो जाता है, तो इसलिए 51 क्वेश्चन हमने इसमें देख लिया। आशा करता हूँ देखो, दो चीजें हैं, यदि आप इस टेस्ट पेपर को आज अभी प्रेजेंट में जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप एक दो दिन में इसको सुन रहे हैं, तो ट्रस्ट में आप एक बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं। इसका मतलब ये कि क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर लोग इस टाइम पर इनएक्टिव पड़े हुए हैं, आराम से सो रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं कि भाई अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। लेकिन मैंने पहले भी अपनी पोस्ट में भी बताया था आपको, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब चैनल पर डाला था अपने जीएस ह्यूमर पे, तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि इस टाइम पे जो इंसान जो टेस्ट और प्रिपेयर कर जाएगा अच्छे से, अपनी प्रैक्टिस को जो व्यक्ति धार दे जाएगा, ध्यान रखिए वो भीड़ से बहुत आगे निकल जाएगा। तो अगर आप इस पूरे टेस्ट को कर रहे हैं, अगर आप अपनी चीजों को प्रैक्टिस में कंटिन्यू में रख रहे हैं, तो आप ये आत्मविश्वास के साथ रहिएगा कि आप बहुत ज्यादा भीड़ को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर जो भीड़ है आराम की मुद्रा में, मजे की मुद्रा में, और आप इस टाइम पर अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ट्रस्ट मानिए, जब तक आप पेपर कर रहे होंगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और आपका जो आत्मविश्वास होगा एग्जाम लेवल में वो एक बहुत जबरदस्त लेवल पर होगा। तो एग्जाम में आपको जो है घबराहट होने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि तब तक हम इतने क्वेश्चंस को लगा चुके होंगे कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही घूम रहे होंगे, और आप पूरे सिलेबस को क्वेश्चंस के द्वारा ही रिवाइज कर रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जीएस ह्यूमर आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन भी कर रहा होगा। मैं क्वेश्चंस के तौर पर आपको रिवाइज कराता हूं या फिर थोड़ा भी कुछ समझाता हूं, तो ट्रस्ट मी, अगर मैं 1% भी आपकी तैयारी में योगदान दे रहा हूं, तो प्लीज आप थोड़ा सा भी अपना आप भी अपना जो जीएस ह्यूमर परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाने में, इसको एक्सपेंड करने में आप अपना योगदान दें, और ज्यादा से ज्यादा जीएस ह्यूमर को सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए जीएस ह्यूमर का थोड़ा सा खराब टाइम चल रहा है, एक्सपेंशन हमारा बहुत स्लो है, सब्सक्राइबर बहुत डाउन है, इवन कम भी हो जाते हैं कई कई बार, तो थोड़ा सा मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं, तो इस टाइम पर आपकी जरूरत है वो बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो आपसे ही ये रिक्वेस्ट है, आपसे ये गुजारिश है, अगर आप चीजों को, हमारी सीरीज को देख रहे हैं, तो मैंने बताया जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा कंटेंट है बहुत मेहनत के द्वारा ये तैयार कराया जाता है, तो आप मेरे इन एफर्ट्स को आप ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करें, अपने दोस्त हैं, अपने आसपास के लोग हैं, उनसे सपोर्ट करवाएं, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें चीजों को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले टेस्ट में, तब तक ध्यान रखिए और आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। ध्यान रखिए, जय हिंद, बाय बाय।